हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू अनसरकारी। आई एम योर फ्रेंड विकास भारद्वाज। और आज मैं आपसे पहले किसी डिटेल टॉपिक की बात नहीं करूंगा। मैं आज सिर्फ बात करूंगा जो हम डेली करते आए हैं। आई होप यू आर मेकिंग अ सेंस आउट ऑफ इट, और यू आर मेकिंग एन आइडिया आउट ऑफ इट। आई होप यू आर मेकिंग अ डिलिजेंट एफर्ट टू कलेक्ट इट। क्योंकि समय के साथ जब आप इमोशनली एंड कलेक्टिवली उसको कलेक्ट करेंगे तो आई एम श्योर इट इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर अंडरस्टैंडिंग। कोई भी एक दिन में नहीं होता, एंड डेफिनेटली अ जर्नी टेक्स अ टाइम। उसके बीच में आपको बहुत सारे छोटे छोटे माइलस्टोन्स मिलेंगे, एंड डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज गेट स्मॉलर पीसेस ऑफ सक्सेस बिफोर यू गेट द बिग सक्सेस। ऐसा कभी नहीं होता कि आप मेहनत करेंगे चाहे वो राइट डायरेक्शन में आधी ही हो कि आपको सक्सेस पाथ नहीं मिलेगा। तो वी बिलीव सक्सेस पाथ इज ऑलवेज अराउंड। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर कैलिबर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर डायरेक्शन, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क यू आर पुटिंग इन। That is why we all welcome you to make sure that you put more efforts, guided, precise efforts, so as to bring success. And that is what is required. Because there is no shortcut. There may be later on so many stories which we hear, लेकिन वो सच नहीं है। सच वही है जो है। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। घुटने का मरने की जरूरत नहीं है, लेकिन राइट अप्रोच से काम करने की बिल्कुल जरूरत है। यही चीज हम न्यूज़पेपर के थ्रू जनरल स्टडीज की सारी अप्रोच में हम करते हैं। प्लीज गो थ्रू एंड विजिट ऑल अदर वीडियोस ऑल्सो। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस, स्पेशली इन आर्ट एंड कल्चर। आई विल बी पुटिंग मोर वीडियोस ऑन आर्ट एंड कल्चर, मोर कॉम्प्रिहेंसिव इनफैक्ट मैं डालने वाला हूँ अभी। वो भी आप प्लीज देखिएगा, ताकि आप अपना रेलेवेंट, जो भी रेलेवेंट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड चीजें हैं, सिर्फ हम उन्हीं पर फोकस करेंगे और उन पे ही करते रहेंगे। आपको अपने कुकून से बाहर आना है, आपको अपनी क्लैरिटी को पकड़ना है। एनसीईआरटीज की भी एक सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, विच आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू इट वेरी वेरी सून। सो लेट्स स्टार्ट एंड गो विद द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, जो हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम है, स्टैंडर्ड आइडिया है। प्लीज डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट you can get the best in all over India. I promise you, the idea is not to provide you something for free. Nothing comes for free in this world, but it is a chain. It is a chain, it is a connection. And it can lead to a bigger connection, provided your destiny and your hard work and your intention is there. So let's go for it and understand what is there we can pick up for from the examination perspective on this day. India says in the UN Counter Terrorism Committee meeting that कि भाई लिस्टिंग होनी चाहिए टेररिस्ट की। क्या होनी चाहिए? लिस्टिंग होनी चाहिए टेररिस्ट की। कुछ गलत बात नहीं है। लेकिन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वो कहता है भाई पॉलिटिसाइज मत करो। डोंट पॉलिटिसाइज, अवॉइड म्यूचुअल एक्यूजेशंस एंड पॉलिटिसाइज इन टेक्निकल इश्यूज। तो ये जब तक रहेगा, यूएन काउंटर टेररिज्म जो कमेटी है वो अपने राइट अप्रोच तक नहीं पहुंच पाएगी। टेररिज्म इज यूजिंग टेक्निकल टूल्स, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। साइड साइड में हम बात करते हैं। पीएम इज सेइंग एक नेशन एक पुलिस यूनिफॉर्म। अरे भाई, आपको इसके साथ पता होना चाहिए, क्या चर्चा में आ जाना चाहिए, प्लीज डू गूगल। भैया, पुलिस रिफॉर्म्स की बात कब हुई थी? स्टेट में पुलिस किस तरीके से रोल करती है वो हम जानते हैं, बट यू मस्ट टॉक अबाउट व्हाट हैव बीन द सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशंस विद रिस्पेक्ट टू द पुलिस रिफॉर्म्स। एक कमेटी है जिसमें एक फॉर्मर आईपीएस सर थे, प्रकाश, इफ आई एम नॉट गेटिंग हिज कंप्लीट नेम, उनकी कमेटी के रिकमेंडेशंस थे, वो हमें देखने पड़ेंगे। क्योंकि बाकी तो पुलिस की रिफॉर्म्स के लिए, पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए, सेंसिटाइजेशन के लिए बहुत कुछ हुआ है, लेकिन सब पीस मिल तरीके से हुआ है। सो दैट इज वाई एवरी फॉर्म ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये इंटरनल सिक्योरिटी के एंगल से बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि मैंडेट भी है। पुलिस भी इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ काम करके ही मैंडेट कर सकती है। दैट इज वाई यू नो पुलिस मस्ट, ऑल फेडरल फोर्सेस मस्ट, दे मस्ट कोऑपरेट विद ईच अदर। एक एंगल से मैं ये कहूंगा। तो मेरा यहाँ पे आपसे क्या कहना है, प्लीज प्रकाश सिंह कमेटी, जो भी उसका फुल नेम है, प्लीज गो फॉर इट, लुक फॉर इट रिकमेंडेशंस। और उसके अलावा तो पुलिस के केस में हम इनडायरेक्टली और कुछ खास कह नहीं सकते। सेकेंडली, independent foreign policy India is pursuing despite attempts to stop India. बिल्कुल सही बात है। It is a very big deal when the Russian president is praising India for taking an independent foreign policy. Future belongs to India. मैं भी मानता हूँ इस बात को, not because we are Indian, but because ये बात बिल्कुल सही है। The kind of things and you are the future of India, मैं तो कहता हूँ। अगले 2 से 3 साल के अंदर जब आप सर्विसेज में होगे, आप फ्यूचर बनोगे, बिल्कुल बनोगे। आई विल प्रूव इट। बस आप काम करते चलिए, आप अपने आप को चेंज करिए, आप अपने आप को पुश करिए, अपने आप को फ्रस्ट्रेट मत करिए, अपने आप को हैप्पीनेस के साथ मिरर में देखिए और दोबारा लग जाइए, क्योंकि उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बेवकूफियों का कोई शॉर्टकट नहीं है। बेवकूफियां जितनी करोगे उतना लेट काम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन।
अब उसकी रिकमेंडेशन आने वाली है, क्योंकि हमने अभी बात की थी जीएम मस्टर्ड की। तो जीएम मस्टर्ड के बाद हम हर्बिसाइड, हर्बिसाइड जो होता है जैसे पेस्टिसाइड होता है हर्ब्स को मारने के लिए हर्बिसाइड होता है, तो अब जो हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन जो है वो आ जाएगा। उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि भाई ट्रांसजेनिक कॉटन, जिसका नाम है BG2RRF, बॉलीगार्ड, राउंड अप, रेडी फ्लेक्स। उसके अंदर 3 एलियन जीन्स हैं, पहले दो है क्राइल 1AC और क्राइल 2AB। वो आइसोलेट करके सॉइल बैक्टीरियम से आइसोलेट करके, और सॉइल बैक्टीरियम का नाम ऑलरेडी पीटी में बहुत सालों तक आया, आपको साइंस टेक में लिखना आना चाहिए, बैसिलस thuringiensis और BT। और कोडिंग करेंगे उसके अंदर जो टॉक्सिक प्रोटीन्स हैं, जो अमेरिकन बॉलवॉर्म, जो कि सबसे ज्यादा स्पॉटेड बॉलवॉर्म, अमेरिकन बॉलवॉर्म और टोबैको कैटरपिलर, ये इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, इनके लिए जो है वो दोनों जीन्स काम करेंगे। और तीसरा जीन क्या है? CP4 EPS SPS। वो भी दूसरे सॉइल बैक्टीरियम से लिया गया है, जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमाफेसाइंस। तो इनको जब इनकॉर्पोरेट करेंगे हम कॉटन में, तो कॉटन की क्रॉप टॉलरेंट हो जाती है ग्लाइफोसेट से। क्योंकि ये हर्बिसाइड नॉर्मल कंडीशन में अप्लाई नहीं किया जा सकता है, केमिकल जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता क्रॉप और वीड के बीच में। अब क्या कर पाएगा? सिर्फ वीड पे अटैक करेगा और क्रॉप पे अटैक नहीं करेगा। दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू टेक अवे। सेकेंडली, कमिंग अप फर्दर, कि लिस्टिंग की बात मैंने आपसे ऑलरेडी की। तो इंडिया, और हमारे एग्जामिनेशन पर्पज से तो क्वेश्चन यही बनता है कि इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे टेररिज्म के लिए। इंडिया को क्या करना चाहिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के अंदर, ताकि टेररिज्म को इंडिया जो है डिफरेंट एंगल से हाईलाइट कर सके, और यूएन के क्या रेजोल्यूशंस हैं, व्हाट इज द यूएन कोड ऑन दैट, इसमें इतना हो सकता है। ओके। सेकेंडली, वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म में मैंने आपसे कहा क्लोज कॉपरेशन और बाकी बातें जो आप डेली समझते हैं, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, चाहे फिर वो गुजरात हो, चाहे फिर वो अ, अरुणाचल प्रदेश हो, एवरीथिंग शुड बी ऑन द सेम लीग। दैट इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर साहब इज सेइंग। सेकेंडली, ऑनलाइन PhD ऑफर्स बाई एडटेक फर्म्स विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज, वो रिकॉग्नाइज नहीं है, ऐसा यूजीसी और AICTE ने कहा है कि जो एडटेक कंपनीज हैं वो कोलैबोरेशन कर रही है फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ, और वो कह रही है कि भाई हम देंगे। तो वो नहीं है, क्योंकि जो है मिनिमम स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स हैं जो एमफिल और PhD की रेगुलेशन 2016, उसको वो फॉलो नहीं करते। Such online PhD programs are not recognized by UGC. Aspiring students and public at large are requested to verify the authenticity of PhD program, क्योंकि बाद में आप इंडियन यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ा पाओगे। ठीक है भाई, सिंपल सी बात। अभी मैंने आपसे जो बात की GEAC की, तो GEAC की बॉडी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक्सपर्ट कमेटी का कोई उसमें रोल नहीं है, IARI का रोल है, ICAR का रोल है। उसके बाद जो है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट जो कॉटन के ऊपर है, उसका रोल है। बाकी आप कह सकते हो कि इसमें जो पीटी का क्वेश्चन बनता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, BG2RRF जो है वो ऑलरेडी बायो सेफ्टी प्रोसीजर के साथ ट्रायल्स में गई है। बस आप इसके सीक्वेंस देख सकते हैं कि कब क्या क्या हुआ। मॉन्सेंटो का रोल क्या है? मॉन्सेंटो ने बेयर को एक्वायर कर लिया था, उसके बाद जो है माइको, माइको भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। तो ये सारे के सारे MNCs का रोल है इंडिया में। लेकिन आपको यही देखना है कि इंडिया की नेशनल सीड पॉलिसी क्या है, उसके बाद इंडिया का फार्मर इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं, कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा BT कॉटन उगा रहा है, और उसके बाद जो है इंडिया का एक्सपोर्ट पोजीशन क्या है। दीज ऑल द थिंग्स वी कैन सी, रेस्ट ऑफ आई थिंक इट्स फाइन, वी नो नॉट टू बॉदर अबाउट इट। और अगर हम आगे चलें, लद्दाख का रोज ऐड आ रहा है, हम ऑलरेडी उसको कवर कर चुके हैं, देयर इज नो नीड टू लुक फॉर इट। लेकिन हम कह सकते हैं जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट मॉब वायलेंस। पीटी में मॉब वायलेंस का क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मेंस के अंदर आ चुका है। और इंटरव्यू में तो आपसे पूछा ही जा सकता है मॉब वायलेंस पे, मेंस में तो क्वेश्चन आया। तो मॉब वायलेंस जो है एक पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन आप सोचिए मॉब वायलेंस होता क्यों है, क्या चैलेंजेस हैं मॉब वायलेंस, क्या क्या सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन है जिससे मॉब वायलेंस हो जाता है। आप ऐसा सोचिए, और फिर आप यू कैन गेट बैक टू मी। बाकी तो these are the state specific news, but then yes we can learn how to speak। किसी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को तमीज से बात करनी चाहिए। ये अब समय नहीं रहा है कि आप जो बदतमीज से बात करें, जैसे अब वर्मा साहब ने कहा तेरे सर पे डाल दूं। जब बात हुई कि भाई जो ये जो जमुना का जो झाग है इसको हटाने के लिए केमिकल डाला जाएगा, देन दिस दिस वाज नॉट टेकन अप पॉजिटिवली। ये झाग देखिए आप, उसमें डीफॉर्मर स्प्रे करके, डीफॉर्मर स्प्रे करा ताकि डीफॉर्मर जो है, डीफोमर बेसिकली, आई शुड से फॉर्मर, इट इज फोमर। डीफोमर स्प्रे करने की बात है ताकि झाग ना हो और लोग स्नान ले सकें। इट वाज विद रिस्पेक्ट टू छठ पूजा, लेकिन नाउ बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वर्किंग इन द पब्लिक डोमेन इज ऑल्सो ए स्किल, ऐसे नहीं होता। नाउ when High Court is having a PIL against
पॉलिटिशियंस होल्डिंग गवर्नमेंट पोस्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दे बोथ से कि भाई कुछ रिसर्च करके लाइए, ब्रिंग सर्टेन काइंड ऑफ रिसर्च, ब्रिंग सर्टेन काइंड ऑफ लेजिटिमेसी, ब्रिंग सर्टेन काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। एकदम हम इस बारे में बात करेंगे। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर हैं जिनको गवर्नमेंट पोस्ट हैं, जिन्होंने ली हुई है पब्लिक सर्वेंट के तौर पे, जैसे पार्टी स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा ऑफ बीजेपी, ही इज द चेयरमैन ऑफ आईटीडीसी। अब भैया उच्च पात्रा तो कोई ग्रॉसली वायलेट कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट आप हो तो आप जो है उस पोस्ट के ऊपर आप नहीं कर सकते ऐसा। इसीलिए आम आदमी पार्टी इज ऑल्सो सेइंग दैट, आम आदमी पार्टी के केस में अब जैस्मिन शाह, द पर्सन इज जैस्मिन शाह इज द पर्सन हु इज हैविंग द पोस्ट ऑफ वाइस चेयरमैन ऑफ डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ न्यू दिल्ली। he has evidently supported आम आदमी पार्टी इन ऑल द केसेस। तो वो बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं दोनों केसेस में, दोनों ही पब्लिक पोस्ट के ऊपर है, दे आर ऑन द गवर्नमेंट पोस्ट। इकबाल सिंह लालपुरा, ही इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी मेंबर डॉक्टर चंद्रभान सिंह अपॉइंटमेंट जो है वो वाइस चेयरमैन है 20 पॉइंट प्रोग्राम। तो अब ऐसे करके बात आ रही है कि भाई ये सब जो है ये वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और इनको, लेकिन हाई कोर्ट इज सेइंग दैट प्लीज ये आप एक सिंपल एक सिस्टमेटिक अप्रोच से कीजिए, हम इनको अभी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड बाय द हाई कोर्ट। तो प्रिया तो बोल रही है भाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग, हाई कोर्ट इज सेइंग दैट प्लीज ब्रिंग मोर रिसर्च एंड मोर सिस्टमेटिक होमवर्क बिफोर ब्रिंगिंग। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कैंडिडेट्स और इवन जीएन स्टडीज पॉलिटी टू पेपर टू में, मैं आपसे पूछना है कि भाई आखिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो आपके पास कौन से आर्टिकल की बात आती है, कुछ तो सोचो। कौन से आर्टिकल के तहत आप मुझे ये बताओगे, डीपीएसपी लाओगे कि आप जो है एग्जीक्यूटिव लेके आओगे, क्या लेके आओगे, पार्लियामेंट लेके आओगे, क्या लेके आओगे जिससे आप ऐसा कह सकें? अब आप देखिए काम करना कितना मुश्किल होता जा रहा है आम आदमी के लिए और गवारों के लिए। एक तरीके से जब हम बात करते हैं कि हम जो है देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और हम खुद, अगर मैं बेवकूफ़ी करता हूं तो मैं भी उस कैटेगरी में ही आऊंगा, मैं भी गवारी कहलाऊंगा यदि मैं अपना पब्लिक रोल प्ले को अगर मैं ठीक से प्ले नहीं करता हूँ। पहले, आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले समय ऐसा था कि भाई आप गलती करते थे कोई बात नहीं, पब्लिक डोमेन में गलती करते थे कोई नहीं पूछता था। नाउ द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज टेकिंग नोट दैट इज देयर पुअर अटेंडेंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, क्या जो कमिटीज हैं उसके अंदर अटेंडेंस कैसी है। तो ये इतने लेवल का माइक्रो मैनेजमेंट तो जरूर हमारे दिमाग में एक तरीके का प्रोएक्टिवनेस लेके आ जाता है। एवरीबडी इज नॉट मेंट टू हैंडल सच प्रेशर्स। तो वाकई जो पॉलिटिकल सर्विस जिसको कहा गया है कि वो ब्यूरोक्रेसी से भी ज्यादा टफ है और मोर ज्यादा डिमांडिंग है, आवर प्राइम मिनिस्टर इज पिकिंग दैट रोल। दैट इज वाई जब आप भी पढ़ाई कर रहे हो तो आप ये मत सोचो कि आपने बहुत ज्यादा पता नहीं क्या प्रेशर लेके कर दिया। आपसे बहुत ज्यादा प्रेशर लोग लेते हैं, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट देते हैं, वो हमें सीखना है। और अगर हम वो सीख पा रहे हैं और हम खुशी के साथ सिंपल सा आंसर, रेलेवेंट चीज बना पा रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर ऑल सेट टू बिकम अ पब्लिक सर्वेंट एज सुन एज पॉसिबल। दूसरा पीटी के फैक्ट की अगर मैं आपसे कहूँ, वुमेन लॉ मेकर्स न्यूजीलैंड में, स्वीडन में, रवांडा में अगर आप बात करोगे तो आउट नंबर कर रहे हैं मेन को, यानी मेन कम है वुमेन ज्यादा है। वुमेन रिजर्वेशन भी इंडिया में तो कभी आया ही नहीं है, लेकिन इंडिया में एक पार्टी है जो तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी जिसको हम कहते हैं तृणमूल कांग्रेस, वो एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर देयर आर मोर नंबर ऑफ एमपीज विच आर वुमेन, पॉलिटिकल पार्टी जिसमें 1/3 ऑफ एमपी जो है वुमेन है, बाकी मैंने तो एक मैंने बात बताई, आप कहीं ना कहीं चाहो तो इसको यूज कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज लुक फॉर इट। गुज्जर बकरवाल लीडर्स वो चाहते हैं कि ऐसा पैनल बने जो कि पहाड़ीज को जब एसटी स्टेटस दिया जाए उसके लिए वो रोक सकें। तो गुज्जर बकरवाल जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है। वो नहीं चाहते कि पहाड़ीज को शेड्यूल ट्राइब मिले। तो क्वेश्चन ये नहीं कि पहाड़ियों की प्रॉब्लम्स क्या है, वो तो सरकार का काम है, उसके लिए तो देखा जाएगा, लेकिन हमारा यहाँ पे पॉइंट ये है कि हमें देखना है कि भाई ये लोग अभी भी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं और क्या हो सकता है। आप पब्लिक सर्वेंट अगर बनते हैं, बनने जा रहे हैं, तो आप क्या इस बारे में क्या कुछ इनोवेटिव बात बोल सकते हैं जो कि बहुत लॉजिकल और बहुत ही इम्प्लीमेंटेबल भी होनी चाहिए। मैंने आपसे इतने सारे प्रोग्राम्स की बात की थी। सो दैट इज हाउ वी कैन हैव, वी मस्ट लुक एट इट। और ऊपर से आपको देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल यहाँ पर लागू होता है। जब हम सीपीसी की बात करते आए हैं, न्यू जर्नी ऑफ द न्यू ईरा थ्रू चाइनीज मॉडर्नाइजेशन, तो इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि भाई चाइनीज मॉडर्नाइजेशन है तो आप यहाँ बैठकर ये समझ सकते हैं कि चाइना मॉडर्नाइजेशन किसको कहता है। जनरल सेक्रेटरी जी जिनपिंग इज डिलीवरिंग द
is addressing the Congress, or hold high the great banner of socialism with Chinese characteristics and strive in unity to build a modern socialist country in all respects. तो बहुत ही ब्रॉड इंक्लूसिव वर्ड है। तीन मेजर इवेंट्स की अगर हम बात करें तो यानी क्या क्या हुए? फर्स्ट, एम्ब्रेसिंग द सेंटेनरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। सेंटेनरी यानी 100 साल हुए। उसके बाद जो है दूसरा, अशरिंग ए न्यू एरा ऑफ सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। बात बार ये वर्ड को समझिए, चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। यानी कि चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि वन चाइना पॉलिसी। चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी। चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है नॉट सबड्यूइंग इटसेल्फ and having its own way in if I say that is what is called Chinese characteristic. सोशियो एथिकल और कल्चरल डेवलपमेंट चाइना का हो, जिंगजियांग प्रोविंस में अगर मान लो एथनिक उइगुर्स हैं उनको साइडलाइन किया जाए, सबको यूनिफॉर्माइज हार्मोनाइजेशन कर दिया जाए, तो ये है इरेडिकेटिंग एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड फिनिशिंग बिल्डिंग ए मॉडर्न मॉडरेटली प्रॉस्परस सोसाइटी इन ऑल रिस्पेक्ट। अब ये कैसे होता है? ये है चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक। तो ये तीन एलिमेंट जो मैंने आपको बताए, उसके बाद जो है चाइनीज पीपल को, जो ऑल एथनिक ग्रुप्स हैं, वो सेकंड सेनेटरी गोल उनका है कि भाई ग्रेट मॉडर्न सोशलिस्ट कंट्री बन जाए, रिजुविनेशन हो चाइनीज नेशन का। उसके बाद कैसे कर रहे हैं वो? पीपल स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन यही है जो चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी है। फुल्ली डेवलप कंसल्टेटिव डेमोक्रेसी। अब कंसल्टेटिव डेमोक्रेसी आप सोच सकते हैं, अगर वहां पे कंसल्टेटिव है तो फिर इंडिया में कहाँ है? एक्टिवली डेवलप डेमोक्रेसी एट द प्राइमरी लेवल। अगेन दिस इज अगेन द चाइनीज वे ऑफ पुटिंग इट। इंडिया में है वो, है क्या वहाँ? पंचायती राज की तरह है, डिसेंट्रलाइज्ड है। कंसोलिडेट एंड डेवलप द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल पेट्रियोटिक यूनाइटेड फ्रंट। अब ये बड़ा ब्रॉड है भाई, क्या पेट्रियोटिक होता है? डेसेंट को कोई जगह नहीं मिलेगी, ब्रॉड माइंडेडनेस को कोई जगह नहीं मिलेगी। पुट द पीपल फर्स्ट, मान लिया भाई। मेंटेन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्टैंड ऑन योर ओन फीट। अपहोल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड ब्रेक न्यू ग्राउंड। अडॉप्ट a प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच। अप्लाई एनालिटिकल थिंकिंग, सिस्टमेटिक थिंकिंग। मेंटेन ए ग्लोबल विजन। तो ये है मेथोडोलॉजी, चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके लेकिन जो इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो सबका डिफरेंट हो सकता है। दैट इज वाई आई वांट टू टेल यू दैट। तो अब आप देख लीजिए, डेलीगेट्स हैं 20th सीपीसी नेशनल कांग्रेस के, सामने हमारे जो पिक्चर में दिखाया जा रहा है। पीपल्स वेलफेयर की बात करें तो हमें इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट दीज इन्फोग्राफिक्स दे आर शोइंग, खासकर आपको आइडिया लग जाएगा कि चाइना कैसे सोचता है। वो सोचने से भी आपके आंसर में, आपकी थिंकिंग में, आई एम श्योर डेफिनेटली कुछ ना कुछ मॉडरेशन तो आएगा, चेंज ऑफ वर्ड्स तो जरूर आएगा। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जे एंड के, इससे टेररिज्म बढ़ा। इतनी सिंपल बात भी अगर आप अपने आंसर के साइंस इंटरनल सिक्योरिटी के आंसर में आप पहले लिखते हैं तो उससे भी बहुत फर्क आता है। उससे भी आप बता पाते हैं। आपको चाहिए कि लद्दाख का मैप खोलें और आप देखिए कि भाई कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। लद्दाख में स्ट्रेटेजिक जो है, जैसे ईस्टर्न लद्दाख स्ट्रेटेजिक रीजन है, ये दारबुक श्योक, दौलत बेग ओल्डी, डीसी डीबीओ रोड जो है वो आप देखिए कि एक्चुअली में है कहाँ। वो कनेक्टिविटी करती है इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट जो आउटपोस्ट है दौलत बेग ओल्डी को, उसको जोड़ता है वो। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो ब्रिजेस बनाए ठीक है, लेकिन कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट, ये हमारे लिए वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर साथ साथ में फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई कि जो भी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस रही हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर या उसको हम जो है डेवलपमेंट के एंगल से कैसे देख सकते हैं। कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है इन एरियाज में, लेकिन साथ साथ में जो है इन्वायरमेंट के एंगल से अगर मैं बोलूं तो लद्दाख हो गया या जम्मू एंड कश्मीर हो गया, वो भी फ्रेजाइल है, इकोलॉजिकल दे आर फ्रेजाइल। अभी अभी जैसे हमने बोला था कि बीआरओ का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट जो 19,000 फीट के ऊपर जो मैंने अभी बात की, वो हैनले में है। हैनले में। सिमिलरली हिमांक एयर डिस्पैच कॉम्प्लेक्स जो चंडीगढ़ में, और बीआरओ म्यूजियम जो लेह में बन रहा है, अब वो एक तरीके से एग्जांपल आपके एसए में आ सकता है। आपको देखना पड़ेगा कि भाई अगर लेह विंटर में बंद हो जाता है तो बीआरओ की एक्सटेंसिवली जो एयर एयर एफर्ट बढ़ जाते हैं उसके बहुत ज्यादा। तो एयर डिस्पैच यूनिट चंडीगढ़ में अपग्रेड किया जा रहा है ताकि वो ट्रांजिट ट्रूप्स को हेल्प कर सके। सेक्रीफाइसेस हैं, 24 घंटे का काम है। पढ़ना तो सबसे आसान काम है, हम तो सबसे आसान काम कर रहे हैं। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। अब जैसे बात हो रही है कि भाई वहां पे वर्ल्ड की हाईएस्ट 3D प्रिंटिंग बिल्डिंग बनेगी, लेह की बात जो हो रही है, तो ये ऐसे करके आपको देखना है। उसके बाद आई डोंट थिंक इवन यू आर सपोज टू रीड इट अगेन, यू आर सपोज टू आपको कोई बात भी पड़ेगी। दूसरा, मैं आपको बता दूं, जो
एसआईटी बनी है गैंग रेप चार्ज में इन केस ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ अंडमान। उनकी 8 घंटे तक पूछताछ हुई। अभी फिलहाल बाद में इतनी बताऊंगा। तो हमारे लिए ये भी एक केस स्टडी है, कैसे पब्लिक सर्वेंट, कैसे पब्लिक सर्विसेज में कैसे, या तो ये एलेज्ड है, दैट्स व्हाट वी कैन से। तो आर एल ऋषि, लेबर कमिश्नर आर एल ऋषि और दूसरे जो नारायण साहब हैं, उन दोनों की पूछताछ बातचीत हुई। और जो कहा गया है कि भाई दे ल्यूर्ड 21-year-old एंड अदर मोर देन 20 वुमेन in the secretary's chief secretary residence with the promise of a government job, and then they were raped by top officials. That is very very horrible and crude language to be said, but then let's see how it is moving on. So ये केस स्टडीज हमें डायरेक्टली मेंस के जो एथिक्स का पेपर उसमें नहीं आने वाला, लेकिन आपको उसकी टोन और आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके के करने वाले भी। देखिए भाई, ब्यूरोक्रेट्स ही पब्लिक सर्वेंट्स ही हैं जो इस चीज को टैकल भी करेंगे, वो आपको देखना पड़ेगा। Tamil Nadu Health Minister is turning up at the Institute of Mental Health in Chennai. Institute of Mental Health, very important. So he is there, so that he is saying that the couple who married there, they are going to serve in the at IMH only, and they were inmates also, basically Deepa, whatever name is given, and Mr. P. Mahindran. And the idea is that that this is a role model for society. Such marriage, such kind of example is there, and the minister says that I this is a very very special occasion, and I really I really feel great and pleasant to be here. दूसरा, कर्नाटका, 1 नवंबर कर्नाटका सेलिब्रेट्स इट्स व्हाट आई शुड से, क्या कहते हैं उसका, स्टेट फॉर्मेशन डे ऑन November 1, एंड मोर देन 1 crore पीपल हैव sung the songs across various locations. And Karnataka is a very very progressive state, नॉट ओनली फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव बट मेंस के अंदर भी अगर हम बात करें तो स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसा कुछ आता नहीं है। लेकिन अगर आपको आइडिया है, स्पेशली इन केस ऑफ इकोलॉजी के केस स्टडीज हैं, या इन्वायरमेंट के एग्जांपल है, या इकोनॉमी के एग्जांपल है, तो आप कुछ ना कुछ कोट कर सकते हो। आईटी सेक्टर भी इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कर्नाटका के एंगल से। तो हमें अगर कुछ टिटबिट्स हमारे साइड में रेडी हो रहे हैं, दे आर गोइंग टू रियली हेल्प अस। Then it's about hard work and not gender. Very true. I agree with you. And whenever we work hard, it is not about gender. It is only about hard work. That is very true. You can say women and women, players, they have been given pay parity in cricket, but बैडमिंटन में बहुत पहले से ये चीज हो चुकी है। दूसरा, हम यहाँ अगर एक केस स्टडी की बात करें, जो हम स्पेक्ट्रम और रेवेन्यू की हम बात पहले भी कर चुके थे, अभी हमने बात पहले भी की थी भाई कि स्पेक्ट्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ मैं एक जनरल भाषा में आपसे बताना चाहूंगा, मेंस के क्वेश्चंस में अगर नेक्स्ट ईयर आता है, या प्रीलिम्स में तो मुश्किल है, लेकिन मेंस में जरूर आ सकता है, कि स्पेक्ट्रम जो है वो हमें रिफ्लेक्ट करता है कि 800 मिलियन जो इंटरनेट यूजर्स हैं, और 1 बिलियन से भी ज्यादा मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं, उनको रिफ्लेक्ट करता है कि भाई हम कितना बड़ा नेटवर्क है, पहली बात। हमारी स्पेक्ट्रम पॉलिसी जो है और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, हमारी स्पेक्ट्रम पॉलिसी जो है प्रोडक्टिव होनी चाहिए, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात हुई। तो ड्राफ्ट बिल ये कहता है कि भाई वो पब्लिक गुड है, ये भी हमने मान लिया, यानी कि वो एक इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, ये भी हमने मान लिया, लेकिन जो है स्कैर्स नेचुरल रिसोर्स है वो, स्कैर्स नेचुरल रिसोर्स है, इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव रिसोर्स। तो स्पेक्ट्रम एलोकेशन में जो है बहुत ही जब जब भी किया गया, बहुत महंगा है, इट्स हाईली वेरी वेरी एक्सपेंसिव। एंड जो लेने वाले हैं, दे आर ओनली कपल ऑफ बिडर्स, एंड दे ऑब्वियसली आर द मार्केट लीडर्स। ठीक है जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब स्पेक्ट्रम इतना महंगा है, तो आर्टिकल आर्ग्यूज यार, जब स्पेक्ट्रम इतना ज्यादा पैसा स्पेक्ट्रम सरकार ले लेती है, तो बाकी जो पैसा लगना चाहिए नेटवर्क अपग्रेडेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो नहीं हो पाता है। उसका भी पेमेंट कौन करेगा? उसका भी पेमेंट करेगा भाई आपके रिजर्व प्राइस भी जब इतना हाई है, तो उसका पे कौन करेगा? यानी कि जो ये बातें नहीं हो पाती, इसका पे करेंगे रूरल एरियाज। बिकॉज अर्बन एरियाज के अंदर आप डिमांड के कारण, आप आप रिक्वायरमेंट के कारण तो फोकस फिर भी कर लेते हो, लेकिन व्हाट अबाउट द बैकवर्ड एरियाज, वहां तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो एक तरीके से फिर से लॉपसाइडेड डेवलपमेंट हो जाता है। स्पेक्ट्रम जो है वो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उसकी
कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जो कॉस्ट है वो एक तरीके से डिवाइड हो जानी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज, रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज जो ऐसी होनी चाहिए, दे आर दे आर दे मस्ट प्रमोट रूरल बिजनेसेस। डिजिटल डिवाइड देयरफॉर खत्म होना चाहिए, ना कि बढ़ना चाहिए। तो प्रैक्टिकल प्रोविजन होने चाहिए शेयर करने के भी उसको, या फिर जो है उसको दैट द प्रेजेंट एस्पेक्ट कि भाई इतना कॉस्टली एंड देन देयर इज नो अदर वे आउट ऑफ इट, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा करके आर्टिकल इज आर्ग्यूइंग कि भी यूटिलाइजेशन उसका मैक्सिमम होना चाहिए। दैट इज व्हाट द बोथ द राइटर्स आर दे आर टॉकिंग अबाउट। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो 1885 वाला जो हम बात कर रहे हैं, उसको जो चेंज करने की बात है, अ, ये जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये अपने आप में ट्रांसपेरेंसी की बात है। 2010 के बाद जो है ट्रांसपेरेंसी आई है, रूरल डिजिटल डिवाइड और इकोसिस्टम को प्रमोट करने की बात है। लेकिन कोई भी स्पेक्ट्रम अनसोल्ड नहीं रहना चाहिए। निश ऑपरेटर्स जो है वो उनको प्रमोट करना चाहिए ताकि कंपटीशन हो, गवर्नमेंट जो है और भी रेवेन्यू इकट्ठा कर सके, और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज जो है उनको भी प्रमोशन हो। तो एक बात कही गई, एक मिला के कुल मिला के ये एक एंगल से उन्होंने बात की, तो हमारे आंसर का ये पार्ट हो सकता है। दूसरा, अगर मैं आपसे बात कहूं बीसीसीआई की पे पॉलिसी, दैट इज ऑलरेडी वी हैव सेड, तो दैट इज नॉट ए क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट अगेन, वी हैव डिस्कस्ड। एंड सेकेंडली, शांता रंगास्वामी मैम इज राइटिंग दैट शी इज इंडियाज फर्स्ट क्रिकेट कैप्टन। तो ये हम देख सकते हैं इंडिया का फर्स्ट क्रिकेट कैप्टन की जो बात है, तो दैट इज गुड, दैट इज वंडरफुल, दैट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट। दूसरा, केजरीवाल जी बोल रहे हैं फोटो आई एआई दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद एग्जाम, एंड नियमित खारसन चीटिंग कंट्रोवर्सी चेस में है जो है, वो भी जो है टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। आई कुडंट फाइंड मच अबाउट इट कि भाई हम उसमें क्या सीख सकते हैं। यस, सीखने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान में ही चेस का आविष्कार हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में चेस हुआ था। अब ये बात हो रही है टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी से चीटिंग की बात होती है, तो आई लीव इट अप टू यू। ये रिलेशन रीडिंग की तरह है, वन कैन डू दैट, बट लेकिन ये सेंट्रल एशिया बैटल ग्राउंड बन गया है यूएस और चाइना के लिए एससीओ के थ्रू, अगर हमें पता चलता है तो ये बहुत बड़ी बात है। कैसे? ये इंटरनल सिक्योरिटी एंड आईआर के पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। समरकंद डिक्लेरेशन, जिसने ये कहा कि शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जिसने कहा कि भाई सेंट्रल एशिया कोर है एससीओ का, वो चैलेंजेस और एस्पिरेशन भी दिखा रहा है साउथ एशिया के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस बहुत सारे हैं। चैलेंजेस यू नो इतने सारे हैं कि इंडिया को स्ट्रेटेजिकली एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यूएस भी स्ट्रेटेजिकली इन्वॉल्व है और चाइना तो है ही है। काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स की भी हमने बात की थी। सिक्योर एंड स्टेबल अफगानिस्तान इंडिया को भी चाहिए, वर्ल्ड को भी चाहिए, लेकिन यूएस को जैसा चाहिए वैसा शायद इंडिया को चाहिए कि नहीं चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन अराइजेस। तो एससीओ का जो टिल्ट है वो अभी एंटी यूएस टिल्ट नहीं है, लेकिन कंपटीशन है यूएस और चाइना के बीच में, इंडो पैसिफिक को लेकर भी, और आर्क ऑफ सेंट्रल एशिया को लेकर भी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया। ये आर्क जो है बहुत ही क्रूशियल है चाइनीज सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए भी, हमारे लिए तो है ही। लेकिन हम अभी इतने बड़े जाबाज नहीं हुए हैं कि हम डायरेक्टली अपनी बात करें। हम अपनी जगह तो इनोवेटिव और स्ट्रेटेजिकली बनाएंगे, जैसी बन रही है यूपीएससी एग्जाम के क्वेश्चंस की तरह बेसिकली। बहुत टैलेंटेड बच्चा नहीं लिख पाता है, बहुत जगह बहुत जबरदस्त हो, आप बहुत ही शार्प हो, बहुत ही ब्राइट हो, तब शायद ये पेपर ना निकले। लेकिन आप सिंपल हो, मीडियोकर भी हो, लेकिन आप लगातार हो, लेकिन आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हो, थोड़ा सा एथिकली, थोड़ा सा सिंसियरली, थोड़ा पेशेंस विदाउट फ्रस्ट्रेशन के करते हो, तो शायद बहुत बड़ा मौका है। तो अफगानिस्तान में जहाँ की तालिबान है, जैसे अब अलकायदा ने जो है आमिर जो अल आयमन अल जावाहिरी को जो किया, वो बिना पाकिस्तान के सपोर्ट के नहीं हो सकता था। तालिबान की इंटेंशन, तालिबान की कैपेसिटी, तालिबान का फ्यूचर, वो भी एक बात है, पूरा तो हटा नहीं पाए। तो चाइना जो है वो सेंट्रल एशिया में अभी सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करने को तैयार नहीं है, इंडिया को स्पेस देने को भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान बीच में, पाकिस्तान इज एन ऑब्स्ट्रक्शन फॉर इंडिया। लेकिन China and Pakistan both are together coming, and they are, creating a situation where they want to control the security architecture in Central Asia. लेकिन पाकिस्तान फोर्सेस आर फेसिंग डायरेक्ट अटैक्स इन ट्राइबल एरियाज, पेशावर, स्वात वैली, जो कि पहले टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास था। गिलगिट बाल्टिस्तान के एक मिनिस्टर को उन्होंने पकड़ लिया था रिसेंटली। और बलूच लिबरेशन आर्मी तो ऑलरेडी जो है वो अगेंस्ट है पाकिस्तान के, पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान फोर्सेस के। तो तालिबान ने मीडिएशन किया,
टीटीपी और पाकिस्तान आर्मी के बीच में, लेकिन उससे भी सक्सेसफुल नहीं आया। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज सेइंग कि 8,000 से 10,000, 8,000 10,000 फॉरेन फाइटर्स आर देयर इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये फिगर ये दे रहे हैं, इसके डबल आप मान लीजिए। दूसरा, नॉर्थन काउकासस रीजन आप देखिएगा एटलस खोलकर, और साउथ में जिनजियांग प्रोविंस, चाइना का जिनजियांग प्रोविंस आई एम टॉकिंग, जब ऊपर से आप नीचे देखते हो तो वहां पर ऐसे हंड्रेड्स ऑफ फाइटर्स है। ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ईटीआईएम, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, इस्लामिक जिहाद यूनियन, ये सारे के सारे चाइना के लिए सरदर्द हैं एक तरीके से। दे हैव ऑपरेटेड फ्रीली इन द ट्राइबल बेल्ट, बट व्हेन द पाकिस्तान आर्मी वांट्स टू टेक एक्शन एंड चाइनीज आर स्टैंडिंग बिहाइंड देम, तो बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना, क्योंकि चाइना इज ओनली प्रमोटेड, दैट इज हाउ इट इज। तो बलोच ग्रुप्स वो भी एंटी हैं। सो पाकिस्तान is very very important for the US in that context, because Pakistan was the one who helped US to get Taliban. तालिबान को अपॉर्चुनिटी देना कि सरकार बनाए, एंड तालिबान रीचिंग आउट टू द होल वर्ल्ड, इट वाज फैसिलिटेटेड बाय पाकिस्तान। तो ईटीआईएम या सेंट्रल एशिया टेरर ग्रुप जो है वो अभी साइलेंट है अफगानिस्तान में, बिकॉज पाकिस्तान ने वो चीज किया। दोहा एग्रीमेंट ने कहा था तालिबान जो है वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बनेगा, इसीलिए जो है यूएस ट्रूप्स जो है अफगानिस्तान से, और चाइना ये सब जो है, जब इन्होंने डिस्कशन किए तो तब ऐसा सोचा नहीं था कि भाई जो है चीजें आगे चलकर जो इंसर्जेंसी है या जो तालिबान जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है वो कंप्लीटली हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होंगी। अब ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? बिकॉज पाकिस्तान इज कंटिन्यूइंग विद इट्स प्रॉक्सी गेम, इट विल कंटिन्यू टू बॉदर इंडिया, चाइना इज नॉट स्टॉपिंग पाकिस्तान टू डू सो, चाइना is having an alliance with Pakistan as far as terrorism is concerned. India is having some kind of discussion with Taliban. लेकिन जो प्रॉक्सी वायलेंस है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे, और एग्रेसिव प्रोपोगेंडा जो हो रहा है टेक्नोलॉजी की मदद से भी, इनसे आप लगा लीजिए इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, आईएसकेपी, वो भी आप देखिए क्या कहाँ पर है, खुरासान प्रोविंस का आप देखिए एक बार। और अलकायदा, ये भी पाकिस्तान के लिए खुद भी थ्रेट है, एक्सट्रीमिज्म का खुद भी थ्रेट है, इंक्लूडिंग लोन वॉल्फ एक्ट ऑफ टेररिज्म। लोन वॉल्फ क्या होता है? अकेला आदमी आता है और वो कुछ ना कुछ नुकसान करके जाता है। तो चाइना पाकिस्तान एक साथ आ जाते हैं, यूएस बहुत कुछ कर नहीं सकता। चाइना और यूएस वो जरूरत पड़ने पे दोनों एक एंगल से देखते हैं, दोनों हार्ड लाइनर नहीं बनते। लेकिन उसमें इंडिया का क्या होगा? इंडिया को तो नुकसान ही है। इंडिया तो चाहती है कि भाई टेक्निकली जो यूएन डेजिग्नेशन जो मिलनी चाहिए टेररिस्ट की लिस्ट में, जो नाम आने चाहिए वो सारे आ जाएं, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करता नहीं है और चाइना ऐसा करने नहीं देता। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हो, चाइनीज बिल्ट पाकिस्तानी फ्रिगेट पीएनएस तैमूर वो कोलंबो पोर्ट पहुंचा, चाइनीज स्पाई शिप युआन वांग फाई वो हम्बनटोटा पहुंचा। तो यानी कि इंडियन ओशियन रीजन के अंदर चाइना और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। यूएस चाइना कंपटीशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस जानता है चाइना के पास भी न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर पावर है, तो छोड़ तो सकता नहीं। चाइना ने ही पाकिस्तान की न्यूक्लियर मिलिट्री को प्रमोट किया है। दूसरी तरफ चाइना एंड रशियन रिलेशंस वो भी अभी ठीक ही हैं, बट देर आर स्ट्रॉन्ग इंडो सोवियत कोऑपरेशन। तो अगर आप कोल्ड वॉर की बात करेंगे, तो चाइना और पाकिस्तान उन्होंने उस टाइम पे वैसे कोऑपरेट किया था, लेकिन उस समय उनके न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को किसी ने देखा नहीं। अब आज की डेट में सिचुएशन चेंज हो गई है, पाकिस्तान इज एन न्यूक्लियर स्टेट, बट देन यूएस अब उसकी मदद भी करेगा। अभी अभी रिसेंटली वी नो दैट यूएस ने पाकिस्तान को वेरी एडवांस्ड एयरप्लेन्स इट वाज गिवन। सो माय पॉइंट हियर इज टू डिस्कस ऑल दिस इज कि एससीओ का जो डिक्लेरेशन है, ये समरकंद डिक्लेरेशन, इंडिया के लिए इसका क्या टेक अवे है? इंडिया का टेक अवे है कि इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंट जो पॉलिसी लेके चल रहा है उसको लेके चलना पड़ेगा। वो जो इट इज बीटिंग एंड इट इज शाउटिंग एट द राइट फोरम्स जगह जगह कि भाई टेररिज्म हैज नो लैंग्वेज, टेररिज्म हैज नो रिलीजन, उसको देखना पड़ेगा। टेररिस्ट आर यूजिंग टेररिस्ट आर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसको देखना पड़ेगा। और जो बाकी इंडिया के सामने प्रॉब्लम्स हैं, जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, वो तो है ही है, ये हम एससीओ के उससे निकाल सकते हैं। बाकी तो जो जनरल आइडियाज आप लिखते हो, जो भी आप 3 4 5 पॉइंट आपके जनरल होते हैं, वो पॉइंट आप लेके चल सकते हो। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में यदि मैं आपसे बात करूं कि गिव मी अ मोमेंट प्लीज।
दो चीजों की हम बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइज ऑफ द राइट। तो राइज ऑफ द राइट तो डायरेक्ट आएगा नहीं, लेकिन आपको ये आइडियोलॉजी पता होनी चाहिए, राइट आखिर होता क्या है। राइज ऑफ द राइट यानी कि नाजिज्म, फैसिज्म जो हमने सुना है, वो थे राइट विंग के आइडियोलॉग्स। डोनाल्ड ट्रंप, वो भी राइट विंग है। वॉक्स पार्टी स्पेन में, वो भी राइट विंग है। यानी जब जब आप इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट बात करोगे, जब जब आप फेमिनिज्म के अगेंस्ट बात करोगे, जब जब आप लेफ्ट पार्टीज के अगेंस्ट बात करोगे, जब जब आप स्टेट के सोशलिस्ट पूरे उसके आर्किटेक्चर के अगेंस्ट बात करोगे, तो यानी आप राइट की बात कर रहे हो। राइट का जो कोर है वो है आपका मेजॉरिटी ग्रुप्स का सोचना, मेजोरिटोरियन आइडिया से। यानी कि मेजॉरिटी ग्रुप्स का मानना कि वी आर द विक्टिम्स ऑफ माइनॉरिटीज। माइग्रेशन है, मल्टी कल्चरलिज्म के अगेंस्ट है राइट। फेमिनिज्म भी रिवर्स होना चाहिए, डेमोक्रेसी छोड़ देनी चाहिए, साइंस, यूनिवर्सिटी एंड मीडिया जो है वो ट्रस्ट नहीं की जा सकती। जो हमारा कल्चर है, जो हमारा आर्किटेक्चर है, जो हमारा लॉन्ग टर्म लेगेसी है, उसको ये हटाना चाहते हैं। यानी हमें ग्रेट बनना है, और हम तो ग्रेट थे, लेकिन ये नए आइडियाज हमें नॉर्मल बना रहे हैं, वो नहीं होने देंगे। दैट इज राइट। यानी डिटेल्ड हिस्टोरिकल जब एनालिसिस देखते हैं आप, तो जब जब ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस आई, जब जब ऐसी सिचुएशन आई, जैसे ग्रेट डिप्रेशन आया, हाई इन्फ्लेशन आया, मास अनएम्प्लॉयमेंट आई, तब तब जो है राइट के आइडियाज को जगह मिली। ऐसे में ही बेनितो मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, दे वर्कड देयर वे अप टू द पार्लियामेंट एंड एक्सप्लॉइटेड डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स, जैसे इलेक्शंस हैं या फिर लिबरल इंटरवेंशंस को उन्होंने खत्म कर दिया। अभी अगर आप बात करो राइट का कैसे राइज हुआ, 2008 के बाद से राइट हुआ। ग्लोबल राइट इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद से शुरू हुआ, और लास्ट एक डिकेड से सोशल मीडिया ने उसको एम्पलीफाई किया। अभी तो हमने पढ़ा भी था कि भाई ट्विटर हैज बीन टेकन ओवर एंड ही सेज कि एब्सोल्यूट ट्रूथ की बात है, भाई सारे ट्रूथ चलेंगे वहां तो। डोनाल्ड ट्रंप को बैन करने वाले आप कौन होते हैं? डोनाल्ड ट्रंप, किसी को बैन नहीं किया जाएगा। तो यानी ब्लूप्रिंट है एक तरीके से, एक तरीके से ब्लूप्रिंट ये चीजें दिखाती हैं। लेकिन फासिज्म का जो रोका जाना है, या राइट विंग कैसे डाउन आएगा, उसका भी आंसर उधर ही है। जब सोशलिस्ट और लेफ्ट जीतने लगेंगे, ब्रॉडर ग्रुप्स जीतने लगेंगे, लेफ्ट विंग जीतने लगेगा, तो आप देखोगे कि राइट जो है वो डाउन जाता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ब्राजील में हुआ। ब्राजील में लूला, द प्रेसिडेंट लूला, ही हैज कम बैक इवन आफ्टर बीइंग इन जेल। तो समथिंग सिमिलर अभी हो रहा है, जब सेंटर और लेफ्ट फोर्सेस इकट्ठा हो जाएंगी। लेफ्ट यानी जो एक्सट्रीम लेफ्ट होता है, जो कहता है कि राष्ट्र ही चलाएगा, राष्ट्र के हाथ में होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट प्रॉपर्टीज, कैपिटलिज्म, उसको कम जगह मिलनी चाहिए। सेंटर यानी दोनों बातों को लेके चलने वाला, थोड़ा राइट, थोड़ा सा सेंटर, थोड़ा सा लेफ्ट, जब ये मिल जाएंगे, देन डेमोक्रेसी विल हैव अ मच मोर ब्रॉडर स्पेस। तो ये कुछ बात मैंने आपको बताई। लेकिन अब हम बात करते हैं दूसरी, कि चाइना के बारे में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर आपसे कोई पूछे, अगर पीएसआईआर के एंगल से बोलूं, तो क्या मिसकॉन्सेप्शन है? मिसकॉन्सेप्शन अगर एक है ये, दैट चाइना विल डोमिनेट द पॉलिटिक्स बाय 2049। चाइना का इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड है, चाइना का इकोनॉमिक रिकॉर्ड है, लीनियर एक्सट्रापोलेशन है उसकी पास्ट इवेंट से। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसका जो लेबर फोर्स है, इट हैज ऑलरेडी पीक इन 2015, and the population profile shows that less productive younger people are there, so that is why it is difficult to say कि चाइना जो है नंबर वन हो जाएगा। चाइना ने इंप्रेसिव ग्रोथ की, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी यानी लेबर एंड कैपिटल के प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है, इसलिए ऐसा होना मुश्किल होगा, आप कह सकते हैं। यानी बेइजिंग का जो सोशलाइज्ड वाला आइडिया है, जो सोशलिज्म बेइजिंग, जो हमें चाइनीज सोशलिज्म की जो हमने बात की, वो एक राइजिंग पावर की तरह रिफ्लेक्ट करता है। उसको वही चैलेंजेस आएंगे, वही ऑर्डर को ब्रेक करने में प्रॉब्लम्स आएंगी जो किसी को भी आती है, एंड इट विल बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाई चाइनीज बिलीजरेंस। बिलीजरेंस का मतलब होता है कि आपको मम्मी ने बोला एक चॉकलेट खा ले, लेकिन आप अकड़ते रहते हो और दो चॉकलेट छीन के ले जाते हो, तो ये नहीं चलेगा। लो प्रोफाइल नहीं है, अपने समय का वेट करना नहीं है, तो आपको कैसे हो जाएगा? चाइनीज स्ट्रेटेजिक कल्चर इज नॉट मॉडरेटिंग, इट इज ऑफेंसिव। एंड ऑफेंसिव है, देन डेफिनेटली कौटिल्य ने कहा है, साम दाम दंड भेद, उसका यूज तो करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए इंडो पैसिफिक के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि चाइना का क्या होगा और इंडिया उस एंगल से क्या देखेगा। इंडो पैसिफिक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस फॉर इंडिया ऑल्सो। चाइना बेलिजरेंट होता जाएगा, वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को यूज करेगा, रूल बेस्ड ऑर्डर को चैलेंज करेगा, ये तीन कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिए। इंक्रीजिंगली डिसेंट हो जाएगा,
यूनाइटेड स्टेट्स उस रीजन में कैसे एक्ट करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूरोपियन यूनियन कैसे एक्ट करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑकस, ऑकस जो आया है, और क्वाड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और इंडिया का इस मामले में, इसीलिए बिना इंडिया के कुछ नहीं हो सकता। लेकिन चाइना का इस बेवकूफियों के लिए इंडिया को, यू नो व्हाट वी कैन से, इंडिया विल हैव टू बी स्टैंडिंग अप, इंडिया विल हैव टू बी वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। लेकिन इंडिया हो भी रहा है। और अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स, फॉर एग्जांपल पेंडेमिक जैसे आ गया, ऐसे ही इन्वायरमेंटल कैटेस्ट्रॉफ अगर कुछ हो गया, तो फिर आप क्या करोगे? आप सोचिए। तो इसीलिए चाइना, इंडो पैसिफिक, ये चीजें एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। अमेरिकन प्रेजेंस जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए है, वो अभी चाइना को एलिनेट नहीं करना चाहता किसी भी तरीके से। इंडिया इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वेरी सून। और इंडिया का यूएस के साथ मिलिट्री अलायंस भी है, ये भी बहुत बड़ा फर्क डालेगा। तो बैलेंस ऑफ पावर का जो है पॉलिटिकल साइंस में जो कॉन्सेप्ट है, एंड देन ऑल्सो स्टेबिलिटी इन द रीजन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे फिर वो साउथ चाइना सी हो, चाहे फिर वो इंडो पैसिफिक हो, कहीं पर भी एकदम आप हार्ड कोर एक्शंस नहीं ले सकते। दैट इज वाई इंटरनेशनल रिलेशंस फोकस ऑन बैलेंसिंग कोऑपरेशंस, नुएंस अप्रोच की बात होती है। इंडिया, इंडिया का जो पीस, ऑर्डर, जस्टिस, मोरालिटी, हम उस पर बहुत लंबा सोचते हैं। धर्मा, वी बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा। So dharma for India is that we will be upholding righteous interest, we will be upholding welfare of humanity, we will be upholding the right values, we will be acting without material incentives. We will not be going for narrow gains, जैसा हमने अभी भी यूक्रेन रशिया वॉर में किया। We will be upholding the right values and right ideas. We will be looking forward कि इंडिया का कोलेटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, विल बी लुकिंग फॉरवर्ड इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट मीट होने चाहिए। That is why we are independent. We are without fear. We are without external pressure. So that is why we are. These are the elements of strategic autonomy. True statecraft. India दिखा रही है उसको. So that is why it is good. We are moving in that direction. But then it is very very demanding. It is very tough. It is very very painful. It is very 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 demanding. Whereas China and Russia, China and US, they both are dependent on each other. They would like to not demonize each other. They are dependent on business with each other. Social, political, ecological, economic, everything is interdependent. Therefore कोऑपरेटिव राइवलरी चलेगी इनके बीच में, कोऑपरेटिव राइवलरी या फिर कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस होगा। दोनों पार्टनर कोशिश करेंगे, लेकिन अभी भी ऑब्वियसली यूएस तो आगे है ही। तो ऑब्जेक्टिव ट्रेड पावर का कंपटीशन का होता है, डिफीट करने का नहीं होता। यानी मैनेज्ड कंपटीशन होगा दोनों के बीच में। तो चाइना लॉन्ग टर्म के अंदर उसके लिए तैयार है, कर रहा है। बट देन अगर चाइना नंबर वन, और जिस तरीके से बातें होती हैं, दीज थिंग्स विल बी लिटिल लिटिल डिफिकल्ट एज फार एज वी सी। तो ये एक हमने ओवरव्यू दिया, लेकिन इसमें हम स्ट्रेटेजिक और इसके अंदर हम सिक्योरिटी एंगल्स को भी लेके आ सकते हैं, खासकर जैसे हमने एससीओ की पहले बात की। अब अगर हम बात करें यूज ऑफ मदर टंग इन द फाउंडेशनल एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है, पहले भी थी। आर्टिकल 350A वो कहता है चिल्ड्रन को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स को उनके मदर टंग में पढ़ाया जाना चाहिए। मदर टंग इन प्राइमरी स्टेज, हर स्टेट को, हर अथॉरिटी को कोशिश करनी चाहिए एडिक्वेट फैसिलिटी दे मदर टंग में प्राइमरी स्टेज में, खासकर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स को। प्रेसिडेंट जो है इस बारे में डायरेक्शन भी दे सकता है। और 351 क्या कहता है कि यूनियन को प्रमोट करना चाहिए हिंदी लैंग्वेज, ताकि मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बने, सारे एलिमेंट्स के लिए कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया प्रमोट हो, सारी जगह एसिमिलेशन आए, सब चीजें जुड़ें, और भारत एक, जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ हम बढ़े। और जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है 8 शेड्यूल में जो है, वो हमारे एक कल्चर का, हमारे पूरे के पूरे ताने बाने का डीप पार्ट बने। तो पहला जो आप कह सकते हैं पहली एजुकेशन पॉलिसी जो बनी थी, वो बनी थी डॉक्टर डीएस कोठारी के अंदर, यूजीसी के चेयरमैन भी थे। रीजनल लैंग्वेजेस जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे ऑलरेडी यूज की जाती थी। अब ये बात सेकंड पॉलिसी 1986 में आई, वो भी मदर टंग के उस पर साइलेंट थी। और नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई। तो देखिए पहली कब आई, 56, सेकंड आई 1986, और उसके बाद 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया, और उसके बाद एनईपी 2020 में आई। सो इट्स नॉट सो इजी, बार बार नहीं होता है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसकी हम बात करते हैं, वो पब्लिश फर्स्ट टाइम हुआ था 1975 में। उसके बाद से अब देखिए 2020 में बात हो रही है। 2005 का जो आया उसने भी बात की थी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की। बस इतना हमारे लिए काफी है, इसके की पॉइंट्स को समझिए और आगे बढ़ जाइए।
पीपल्स एबिलिटी टू बाई स्मॉल कार्स हैज इरोडेड, ये एक एग्जांपल है। आई डाउट क्वेश्चन अगर एग्रीकल्चर के ऊपर आता है, क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमी के ऊपर, इनडायरेक्टली वो पूछता है इंक्लूसिव ग्रोथ और ये सारी चीजें, तो वहां तो आप फिर भी कोई ना कोई एक एलिमेंट लिख सकते हो, उसके अलावा इसका कोई रोल है नहीं। दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है। इन्फ्लेशन टारगेट की जब हम बात करते हैं, एमपीसी एक स्पेशल मीटिंग होल्ड कर रही है, क्योंकि जैसा हमने बोला था आरबीआई ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो जो कंज्यूमर सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन टारगेट है, वो जो 2 से 6 का बैंड है उसको ब्रीच किया। इसीलिए आर्टिकल सेक्शन 45 ZN आरबीआई एक्ट का कहता है कि भैया आपको सरकार को लिख के देना पड़ेगा, अगर आरबीआई ऐसा फेल हो जाता है, सरकार की मर्जी है वो रिपोर्ट को ओपन करे चाहे ना करे, और कैसे जो होगा। तो रेगुलेशन 7 जो है वो सेपरेट मीटिंग इस बारे में मानता है, नॉर्मल पॉलिसी के अलावा पार्ट। आप नॉर्मल पॉलिसी के लिए मिल रहे हैं, दैट्स वंडरफुल, लेकिन आप इस पर डिस्कस करेंगे और आरबीआई जो है इसके लिए मिलेगा, तो वी विल सी व्हाट आइडिया, व्हाट न्यू पॉइंट दे आर प्रोवाइडिंग अस। When RBI says that need to review customer service and grievance mechanism, तो आरबीआई के अगर फंक्शंस का क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर, आरबीआई के जो है उसके रोल का फंक्शन आता है इन द चेंजिंग टाइम्स, कितना कुछ हो रहा है, ई डिजिटल करेंसी की बात हो रही है, क्रिप्टो करेंसी पे आइडिया दे रहा है, फिर उसके बाद एमपीसी के थ्रू हमने बात की संभाल ही रहा है, तो इस पे एक मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। you know this is very important. We don't have to go just by the bookish answers. We have to bring something new, something our own understanding, something confident, something which we are reading every day. तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और डिस्प्रोपोर्शनेट सर्विस चार्जेस अगर कोई लेते हैं, लेंडिंग एंटिटीज लेते हैं, तो उसको रोकना होगा। जो डिजिटल लेंडिंग एप्स जो है मशरूम हो रहे हैं, उसके लिए भी आरबीआई इज वेरी वेरी कॉशियस एंड इट इज वर्किंग। आरबीआई ओम्बुड्समैन जो है उस पर वर्क करने की बात करता है। मल्टी मोडल अप्रोच आप लीजिए एक्सपोर्ट्स में, ताकि जो है लॉजिस्टिक्स जो है बर्डन ना बने। यानी कि जैसे हमने गति शक्ति की बात की थी, फिर लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात की थी, उस एंगल से यहाँ पर आया है ये मल्टी मॉडल अप्रोच। आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाएंगे, अपने पॉइंट जो आपने बनाए हैं उसको आप लिंक करो, तो ये एक पॉइंट यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। पाकिस्तान में जो भी हो रहा है, दैट इज यू हैव टू जस्ट कीप एन आई एंड वॉच दैट। देयर इज अ लॉन्ग मार्च, हमेशा होती है कुछ कुछ सालों में। इमरान खान इज he said he will remain silent as he does not want damage to the country, damage the country and its institutions. आप जब आईएसआई चीफ ने कहा कि फॉर्मर पीएम मेड लिक्विडिटी ऑफर टू पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कुमार जावेद बाजवा इन रिटर्न फॉर बैकिंग हिज गवर्नमेंट ड्यूरिंग द पॉलिटिकल टर्मोइल। तो ये बातें हो रही हैं, आप बस इस पे देखिए कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कैसे है, क्या हो रहा है, और उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन बनता है। बाकी तो जो चीजें हैं वो सारी की सारी वैसे ही हैं। पाकिस्तान के अलावा अगर हम बात करें तो फिलीपींस में लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स आए, ये एक एग्जांपल हो गया, ये आपको देखना पड़ेगा। ट्रिगर्ड बाय a storm, and we have to see world's largest active volcano. This is very important for the prelims example. Mauna Loa, ये आपका है हवाई में। इसको आपको देखना पड़ेगा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको देखना पड़ेगा कि और कौन कौन से जो यू नो वॉल्केनोज हैं विच में इरप्ट, जैसे इंडोनेशिया में है या पैसिफिक जोन में आप देखेंगे रिंग ऑफ फायर में, तो देन यू विल बी एबल टू मेक sense of it. This is what we can say important. Mauna Loa is 13 about 13,000 feet above the sea level, and it is much larger neighbor to Kila Kilauea volcano, जो कि 2018 में जो इरप्ट हुआ था, Kilauea। हवाईयन वॉल्केनो ऑब्जर्वेटरी यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का पार्ट है, एंड it is at Mauna Loa is at height and unrest. Hawaii Island mass is having 51% of volcano is there. तो वॉल्केनो है जो 50% लैंड मास पे हवाई आइलैंड के फैला हुआ है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज। देन furthermore I can share with this newspaper what I can share. Let me see. स्पोर्ट्स में तो ऑलमोस्ट एक्टिविटीज हो रही है, वी विल रिवाइज इट लेटर ऑन व्हेन द प्रीलिम्स क्वेश्चन एंड थिंग्स कम। Yes, we have to be confident. We have to be happy. Like the way Sikandar Raza, the player over there, he is a player from Zimbabwe, but he was born. He's having roots from Pakistan, but they defeated Pakistan. That is why we are flag bearers. We have to make sure next generation takes up cricket. That is what he is talking about. Zimbabwe. You know. Uh,
दिस इज व्हाट वी कैन से. यस, वन वेरी गुड पॉइंट इज नो स्क्रीन टाइम अवॉइड गेम हेल्प सूर्य कमल टू कट द चैटर. तो भाई मैं भी आपसे यही कहता हूँ, नॉर्मल रहिए, हैप्पी रहिए, एम्बिशियस रहिए. और आप भी अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए, एंग्जाइटी में तो बिल्कुल मत वेस्ट कीजिए. सूर्य कुमार जी अगर स्क्रीन टाइम बंद कर सकते हैं गेम से पहले, तो हमारे लिए भी 1-2 साल की बात है. अगर हम भी कुछ खास कर लें तो शायद हम भी बहुत ही सोसाइटी के लिए प्राइड, सोसाइटी के लिए ग्रेटनेस, सोसाइटी के लिए हम हम्बलनेस, और ऐसे कुछ कर पाएंगे जिससे आप सोसाइटी के लिए रोल मॉडल बनोगे. नाउ स्टार्टिंग विद द हिंदू न्यूज़पेपर. साइबर क्राइम विंग चीफ थ्रेट्स फ्रॉम लोन एप्स एंड सेक्सटॉर्शन कॉल्स. पता सबको है, लेकिन हमें ये देखना है कि आंसर में हम क्या लाएंगे. तो वही बात है कि आप अपने डिटेल्स को संभाल के रखिए, एंड देन रिपोर्ट टू द साइबर क्राइम. देयर शुड बी अ नंबर, देयर शुड बी अ व्हाट आई शुड से, एक नंबर होना चाहिए, जैसे आप परमानेंट नंबर या लोकल नंबर कह सकते हैं, वेयर एवरीबडी शुड कॉल. डीप सेंसिटाइजेशन होना चाहिए. एंड आई शुड से दैट, या ना, देयर मस्ट बी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए गाँव में, सोसाइटीज में. व्हाट्सएप के डिस्प्ले पिक्चर्स लोग कुछ और लगा देते हैं लेकिन होता कुछ और है. पैसे मांग लेते हैं, आपको लिंक, गिफ्ट कार्ड्स के लिंक कर देते हैं. और सेक्सटॉर्शन भी इज लाइक दैट. सामने से पर्सन कॉल करता है, वुमेन होती है, एंड देन दे विल डू समथिंग इमोरल और अनहोली, और स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में ब्लैकमेल करते हैं. तो इसीलिए आप जो है, कोई केवाईसी के नाम से करता है, कोई बिल के नाम से करता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए. तो रैंसमवेयर अटैक्स जो होते हैं, उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस, यूजुअल साइबर सिक्योरिटी प्रिकॉशंस हैं, उनको होना चाहिए कि अकाउंट के अंदर मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन सारे अकाउंट्स का होना चाहिए. रेगुलर से साइबर सिक्योरिटी ऑडिट होनी चाहिए. एंड as I just first told you कि that person should be able to dial टोल फ्री नंबर जो भी जिस एरिया का है. जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ तमिलनाडु इट इज 1930. एंड दिल्ली के केस में जैसे साइबर सेल है, तो आप गूगल करो फटाफट से, आप व्हाट्सएप करो, या ट्विटर से ढूंढो, कुछ भी करो, बट आपको करना चाहिए. ऐप होना चाहिए जैसे ऐप यहाँ पर कह रहे हैं ये. सो दीज आर द वेज. तो आपको भी ये माइंड में रखना चाहिए कि यार मुझसे कोई पूछेगा या मैं एग्जाम की बात करता हूँ तो मैं क्या करूंगा. तो आपको एक पॉइंट फट 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 2 सेकंड के अंदर आपके आने चाहिए. दैट इज हाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. भारत इज प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइजेशनल इवोल्यूशन. अगर ये पॉइंट अगर कोई बोलता है तो हमारा, हम इससे क्या समझ सकते हैं, हम इससे क्या कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड. कि भाई अगर जैसे काशी तो अपनी है ही, तो काशी से पहले, लेकिन संगम लिटरेचर की हम बात करते हैं, संगम पीरियड की बात करते हैं, तो भारत जो है इट इज अ सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल इवोल्यूशन दैट इज हैपेंड ओवर 1000 years. ठीक है, लेकिन क्यों और कैसे? तो देर इज अ कनेक्शन बिटवीन काशी एंड पीपल ऑफ लैंड ऑफ तमिलनाडु and Lord Rama. Lord Shiva is, worshipped at Rameshwaram. Kashi Tamil Sangam is an initiative of the government of India, which is a unique program in which people from Tamil Nadu belonging to different clusters like art, culture, and education will be taken to educational tour to Kashi. That is how it is. So, uh, not really from directly from the prelims, but mains में आप ऐसा कुछ कोट कर सकते हैं. अब डेथ पेनल्टी पे ऑलरेडी क्वेश्चंस आए हैं. पहले मेंस के अंदर डेथ पेनल्टी पे डेफिनेटली क्वेश्चंस आए हैं. इस पे एक गोल है कि मतलब आइडिया है कि क्या होना चाहिए. जैसे अब सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डिनरी बोला है कि डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए और प्रेसिडेंस बाइंडिंग होने चाहिए. लेकिन जो सीजेआई
ललित हैं, द 49 सीजे ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि कुछ एनोमलीज जो है डेथ पेनल्टी लॉ की, जो हमने पहले भी बात की थी अपने लेक्चर्स में, वो जो है सेंसिटिविटी के साथ डील होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं डेथ रो प्रिजनर्स। तो उनका कहना है कि भाई देयर मस्ट बी एम्पिरिकल एविडेंस, देयर मस्ट बी रिसर्च फाइंडिंग। जो डेथ पेनल्टी रिपोर्ट 2016 में बात की गई थी, और डेथ वर्दी रिपोर्ट, दैट इज प्रोजेक्ट 39A, ये आपका पीटी में क्वेश्चन बन सकता है। तो जस्टिस हमारे जो सी ऑनरेबल सीजीआई हैं, ही हैज ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट। देयर मस्ट बी गाइडलाइंस एंड पोटेंशियल मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस, जिसकी वजह से आप काम करें, यानी कि ट्रायल कोर्ट को सोचना चाहिए सेंटेंसिंग से पहले कि भाई अ, आखिर ऐसा करने के क्या प्लस और माइनस हैं। देयर मस्ट बी यूनिफॉर्मिटी इन दैट एक्शन। ये नहीं कि आपने दे दिया और बाद में हायर कोर्ट से फिर उस चीज को हमें रिवर्स करना पड़ता है। यू नो, जुडिशियल लिमिटेशन जो आइडिया है, दैट इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, वो सारे के सारे रेमेडीज एग्जिस्ट करने के बाद ही आप उस कॉन्टेक्स्ट पर आएंगे। एंड देयर मस्ट बी स्पेशल कंसर्न होनी चाहिए इस बात को लेके, जो लेजिस्लेटिव मैंडेट, जो मतलब बात होती है कि भाई प्री सेंटेंस जो हियरिंग है कन्विक्शन के बाद, वो फुल बेंच रूलिंग जो हुई थी बचन सिंह के केस में, बचन सिंह जी के केस में, और ट्रायल कोर्ट्स और अपीलेट कोर्ट्स जो है, वो उन सबका एक ही सीक्वेंस में चलना चाहिए। नहीं कि ट्रायल कोर्ट ने कुछ बोला, अपीलेट ने फिर आपको कुछ बोला, तो जो कंप्लायंस है वो बहुत ही तरीके से होना चाहिए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मतलब सिर्फ लिप सर्विस से नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी फैक्टर्स होने चाहिए, देयर मस्ट बी सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। और किसी भी तरह का लैकुना नहीं रहना चाहिए, किसी भी तरह का बायसनेस नहीं रहनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई ऐसी चीज नहीं रहनी चाहिए कि जो होपलेस और डिसएडवांटेज जो सेक्शन है उसके अगेंस्ट बात हो। क्योंकि होपलेस और डिसएडवांटेज ग्रुप में ही मैक्सिमम ऐसा हुआ पाया, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू फाइट फॉर देमसेल्व्स, दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग गुड गुड लॉयर्स भी आप हायर नहीं कर पाते, तो मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल पाती है उनको। तो दैट इज वाई द क्वेश्चन इज दैट कि फ्यूचर जो सोसाइटी का है, वो इस तरीके से कभी भी रोल मॉडल नहीं बन पाता कमिंग जनरेशन्स के लिए। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज कमिंग अप विद न्यू गाइडलाइंस, जिसमें ट्रायल कोर्ट जो है वो कॉम्प्रहेंसिव इन्वेस्टिगेशन और फैक्टर्स को रिलेट करेंगे कि सोशल इकोनॉमिक कंडीशन क्या रही, एजुकेशन क्या रही, क्या रहा, सोशल मिलियू क्या है, एजुकेशनल लेवल क्या है, जो बंदा जो है एक्यूज्ड है पर्सन, वो पहले भी अगर फ्रेम किया गया नहीं किया गया, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कन्विक्ट का और पोस्ट कन्विक्शन कंडक्ट सब देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें देखने के बाद ही आप बता पाएंगे कि भाई whether the person should be given death penalty or not. सोसाइटी को प्रिपेयर होना चाहिए अपने हॉराइजन्स को ब्रॉड करने के लिए। क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन पनिशमेंट किस सर्कमस्टेंसेस में दी गई, और गिल्ट कितना है, और सैंक्शन क्या किया गया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। हमने पहले भी इस पे चर्चा की थी, लेकिन ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक फिलोसफिकल डिबेट यहाँ पर जो मैंने पढ़ा वो है, रादर देन एनीथिंग एल्स, कि हम पहले इसको कर चुके हैं, बट जस्ट एज अ रिवीजन आई थॉट यू मस्ट बी एबल टू सी इट, दैट इज व्हाई वी हैव डन इट। अब ये जो बात हो रही है 2017 COP27 की, जो इजिप्ट में हो रही है November 6 से, वो रियल एडवांस है कि नहीं है? COP21 के बियॉन्ड आप कैसे जाएंगे पेरिस एग्रीमेंट की, और नेशनल कमिटमेंट्स जो हुए थे COP26 में ग्लासगो एग्रीमेंट में, उसका क्या होगा? तो बार बार हम वही बात करते हैं कि भाई जो हैवी फॉसिल फ्यूल बर्निंग है वो 5 कंट्रीज की है, थोड़े बहुत साउथ एशियन नेशन ले लो, इंडिया तो उसमें आएगा ही, चाइना, यूएस, इंडिया, रशिया, जापान। अब वो क्या उनके एडिक्वेट हैं? उनके 2050 तक जो कार्बन न्यूट्रलिटी की बात है, क्या वो एडिक्वेट है? इस इशू पे ही अगर बात हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। टेम्परेचर को आप 2 डिग्री से सेंटीग्रेड राइज से कैसे नीचे रोकोगे, और वास्ट रिसोर्सेज जो चाहिए मोबिलाइज करने के लिए, क्या वो हो पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में 15 ट्रिलियन was committed. Major economies also came, not 15 trillion, I'm saying in 2008-9, I'm saying कि that 15 trillion was spent in case of fighting COVID-19। क्या ऐसा यूएन क्लाइमेट फाइट के केस में भी हो पाएगा? कार्बन न्यूट्रलिटी 2050 तक इज एब्सोल्यूट मिनिमम, इससे ज्यादा कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए। सो कार्बन न्यूट्रलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट, हमें और भी सोचना पड़ेगा, ऐसा आर्टिकल का मानना है, वो मैंने पहले भी चर्चा की थी।
ये मैं पहले ऑलरेडी सारी बात बता चुका हूँ। इंडिया फॉसिल फ्यूल को जो ज्यादा यूज करेगा करेगा। इंडिया कार्बन, आई मीन से थर्मल पावर को यूज ज्यादा करेगा करेगा। चाइना ने बोला है 2060 तक मैं नेट जीरो हो जाऊंगा। इंडिया ने भी ऑलरेडी 2070 तक का टारगेट रखा है, लेकिन हमें फिर भी थर्मल यूज तो करना ही पड़ेगा। हमें जो है एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होना है, लेकिन हमें फिर भी इंडिया का जो प्लान है डीकार्बनाइजेशन का, इट इज गोइंग ऑन फॉर ए मैसिव स्विच टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो हमें प्रोजेक्ट्स भी स्केल अप करने पड़ेंगे। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे अभी, मोढेरा है, चाहे फिर राजस्थान है, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश है, चाहे फिर वो तमिलनाडु है। लेकिन हमें जो है बहुत ज्यादा वर्क करना होगा। शर्म अल शेख इजिप्ट में जो ये बात हो रही है, ये एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने की बात हो रही है, तो इंडिया को देखना होगा कि इंडिया कैसे करेगा। आपको देखना होगा कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है पीटी के लिए। आपको देखना होगा कि भाई कौन क्या कर रहा है, और कॉन्सेप्ट आएंगे। कॉन्सेप्ट अभी हमने यहाँ डिस्कस नहीं किए क्योंकि न्यूज़पेपर में नहीं आते, लेकिन वी विल बी टेकिंग अप देम ऑल्सो एज सुन एज द टाइम अराइजेस। हट्टीज, अब हट्टीज जो है, हट्टीज को हिमाचल में एसटी नोटिफिकेशन दे दिया गया है। गुजर और शेड्यूल कास्ट ने इस डिसीजन को, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट। हट्टीज जो हैं अपर कास्ट हैं, और वो दलित के खिलाफ एट्रोसिटीज करते हैं। लेकिन उनको जो है आप कह मतलब व्हाट आई वांट टू से दैट दे हैव बीन गिवन, हट्टी कम्युनिटी हैज बीन गिवन शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आप कह सकते हो कि वो बेसिकली वहां पर ज्यादा है। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, और आपको ये देखना है कि यहाँ का हो गया, जम्मू कश्मीर की बात हो गई, तो ये हर जगह ऐसा ही है। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन है? अब हट्टी क्या है? हट्टीज आर एक्चुअली भाट, खास, कनेत्स, उनको अपर कास्ट माना जाता है, और दे आर पार्ट ऑफ एट्रोसिटी अगेंस्ट दलित, ऐसा करके बोला जाता है। बट देन maybe it is for electoral gains, and let's see how it happens. But then I'm just sharing with you what is happening, because हट्टी जो है वो भी नोमैडिक हैं, और सरकार ने कुछ सोच कर ही उनको ये स्टेटस दिया। Now going to the next newspaper. Let's just scan through the Times of India and let's pick up कि उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, अगर हम कुछ निकाल सकते हैं। लिथियम आयन बैटरी, टू व्हीलर्स के अंदर स्पार्क की बात होती है, टू व्हीलर्स के अंदर फायर हो जाता है। तो देयर इज एन एग्जांपल ओवर हेयर जिसमें दिखाया गया कि भाई जो है फायर होता है। तो पीटी के लिए तो कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू दैट देयर इज एन हैजार्ड। आपको पता होना चाहिए कैसे वर्क करता है। और डीसी फास्ट चार्ज होता है, 500 वोल्ट डायरेक्ट डीसी करंट होता है टू व्हीलर के केस के अंदर। बताया गया है चार्जिंग बेस जो है वो अलग होने चाहिए। पार्किंग ऑफ अदर व्हीकल्स शुड बी प्रोहिबिटेड नियर बाई। ई स्कूटर शुड नॉट बी टेकन टू फ्लोर्स और इंडिविजुअल फ्लैट और चार्जिंग के लिए। जैसा कि आपके मोबाइल के अंदर लिथियम आयन बैटरी होती है, ऐसे ही टू व्हीलर्स के अंदर भी होती है। दैट इज व्हाट इज द पॉइंट। सो व्हाट यू शुड डू, थर्मल मैनेजमेंट, चार्जर्स, चार्जिंग प्रोटोकॉल, डैमेज एंड अवॉइड फास्ट चार्जिंग। सो these आर द सम ऑफ द पॉइंट्स विच यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ। अगर आपको केस स्टडी में या कहीं भी अगर आपको यूज करने का मौका मिले, तो डू यूज इट एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड। नाउ coming to uh, you know uh,
ecology and environment. Tamil Nadu state government is putting their best for the first ever their attempt to, you know, rewild a tiger cub. इवन केयर टेकर जो है कैमोफ्लेज करते हैं अपने आप को टाइगर के मास्क में, और देखिए यहाँ मेरे सामने फोटोग्राफ में आप देखो, वो जो है उसको खाना भी और सब कुछ वैसे ही करते हैं, दे शो एज इफ दे आर पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस। तो 8 मंथ ओल्ड टाइगर कब को रेस्क्यू किया गया। क्लब कब वॉज वीक, कब वॉज टेम्परेरी प्लेस्ड, उसको जो है सेंटर में रखा गया, एंड आफ्टर दैट कब वॉज रिलीज इन द नेचर, और प्रिकॉशंस रखे गए कि भाई चीज को ठीक से किया जा सके। पहले भी किया जो गया, एमपी में जो है 2 टाइगर कप्स जो अबेंडन मिले थे बांदागुआ टाइगर रिजर्व में, दे वर शिफ्टेड टू भोपाल जूलॉजिकल पार्क, बट दे डिडंट हर्ट देयर प्रे। महाराष्ट्र में भी जो है अवनी, बहुत ही फेमस केस हुआ था अवनी टाइग्रेस का, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाई थी, बाद में जू भेज दिया गया था। पंच में भी एक मेल क्लब को भी जू भेज दिया गया था, वो भी सर्वाइव वाइल्ड में नहीं कर पाया था। तो यहाँ देखना होगा कि सर्वाइव रीवाइल्ड में जाके कर पाता है कि नहीं कर पाता, बिकॉज जो है ये सिर्फ ये ऐसा नहीं देखना चाहिए, रीवाइल्डिंग शुड नॉट बी सीन एज ए प्रोटेक्टिंग सिंगल एनिमल, लेकिन ये कंजर्विंग जो पूरा जीन पूल है टाइगर्स का, और टाइगर पॉपुलेशन को जो इम्प्रूव करने की बात है, वैसा उसको देखा जाना चाहिए, ऐसा तमिलनाडु स्टेट फॉरेस्ट सेक्रेटरी का कहना है। नाउ, क्लाइमेट चेंज इज मोर देन साइंस प्रॉब्लम, इट रिफ्लेक्ट्स आवर ट्रू वैल्यूज, यानी साइंस की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ये कहना चाह रहा है आर्टिकल। तो मैं इस आर्टिकल से आपको क्या बताना चाहता हूँ कि दैट वी हैव टू टेक दोज एलिमेंट्स एंड दोज आइडियाज which are factual in nature and which may help us to understand। जैसे जैसे अब आप देखिए कि जो रिपोर्ट आई, there is a report which is talking about climate change is impacting all of us, I'm talking about India and all countries in fact, rainfall, temperature, everything is altering, dynamics are changing, farmers are deciding कि भाई कब हम क्या उगाएं, चीजें बदल रही हैं, रोड्स, ब्रिजेस, इवन आर्किटेक्चर, इवन स्कूलिंग भी चेंज हो जाएगी। तो क्लाइमेट अगर हम एज्यूम करें कि भाई पीछे के जैसे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। हमें हीट वेव्स हम कर रहे हैं, स्टॉर्म्स, ड्राउट्स हम अपनी बात कर रहे हैं, इस बार इस साल जो है यूरोप में वन ऑफ द फियर्स फियर्स ड्राउट आया विच हैज नॉट बीन देयर इन लास्ट 500 years। तो जो रिपोर्ट आई है, जो ये यूनिवर्सिटी का सर्वे जो आया, वो बताता है कि इंडियंस आर कंसर्न, दैट इज फाइन, बट इंडियंस आर नॉट हैविंग एनी नॉलेज और एनी आइडिया अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई टाइम्स आर चेंजिंग और एनिमल्स आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू अडॉप्ट। जैसे कि आप देखो, हैमस्टर लाइक अमेरिकन पीका, ये सामने मेरे फोटोग्राफ में आप देखिए, स्क्रीन पे देखिए, लिव्स इन द कूल मॉइस्ट एल्पाइन सीरा नेवेडा एंड वेस्टर्न रॉकी पीक्स। क्योंकि जैसे जैसे ये हैबिटेट गर्म होते जाएंगे, स्नोफॉल लेस होगा, तो पीकाज ने जो है माइग्रेट करना सीख लिया और हायर एल्टीट्यूड्स के ऊपर। तो पीका का फ्यूचर डेस्टिनेशन तो ऐसे अननोन है, कितना ऊपर जाएगा पीका। hamster like American pika, as I just show you. Some animals are evolving to cope with climate change। अब ये भी एग्जांपल्स हैं, जैसे यूरोपियन लार्जर बैंडेड स्नेल, अब वो जो है आपको पेल कलर में दिखता है, ड्रामेटिक डार्क वन में नहीं दिखता। लाइट कलर्ड शेल्स आर नोन टू हैव लोअर बॉडी टेम्परेचर एंड कैन हेल्प दी स्मॉल बींग्स कंजर्व एनर्जी, क्योंकि वार्म हैबिटेट में है, वो है एनर्जी कंजर्व करनी, इसलिए कलर ही बदला दिया। तीसरा, ये नॉर्थ अमेरिकन एग्जाम्पल है, जुनको सॉन्ग बर्ड, आएगा नहीं पीटी में ये, लेकिन वैसे आपको पता होना चाहिए। और वाइब्रेंट ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स हैं, जिन्होंने जो है लार्जर उनके जो बिल साइज हो गए हैं, सो दैट बॉडी हीट को रिलीज कर सकें और बॉडी के टेम्परेचर को लोअर कर सकें। तो आप सोचिए कैसे चेंजेस आ रहे हैं, यू नो। दूसरा, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं और विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, तो अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले ग्रोइंग अवेयरमेंट एनवायरमेंटल अवेयरनेस की बात होती है। 1962 में रैचल कार्सन्स की बुक आई थी, साइलेंट स्प्रिंग, एंड इट वाज टॉकिंग अबाउट पोल्यूशन इन द यूएस, डीडीटी। पहले बात होती थी डीडीए की, कि इस किताब से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस आया कि भाई यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने तो डीडीटी बैन कर दिया। दिस इज अ वंडरफुल एग्जांपल वी कैन से। 1973 चिपको मूवमेंट, रूरल वुमेन इन उत्तराखंड, इसके डिटेल्स हम अलग से पढ़ चुके हैं, या आप नहीं पढ़ा है तो प्लीज डू गूगल इट, क्योंकि पीटी में क्वेश्चन आ सकता है। चिपको मूवमेंट का नंबर 2 लीडर्स कौन थे, कौन सा गांव था, कौन सा पेड़ थे, क्या था। चिपको मूवमेंट ने बहुत कुछ बताया। और रैनी, उसका सेंटर रैनी था, देखो यहाँ भी नाम दिया हुआ है रैनी। और उसको ग्लेशियल रप्चर आया, फ्लडिंग आया, तो जहाँ से अभी जो है वो बहुत सारे लोगों को रिलोकेट करना पड़ा। 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन उससे पहले कमर्शियल लॉगिंग को रोका।
ऐसी रिसाइकलिंग की बहुत रूट्स हैं इंडिया में, वेस्टर्न कल्चर से पहले बहुत इंडिया में बहुत रूट हैं। इंडिया के अंदर मेटल और क्लोथ को जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी रिपर्पस किया जाता था, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज सिटीजन्स को जो है अभी सीखा है, लेकिन हम लोग बहुत पहले से करते आए हैं। हम लोगों के यहाँ बहुत पहले से कल्चर रहा है। और यस, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर यू नो अब तो मैंडेटरी है बहुत जगह, बाई 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 रूल है, बट देन इंडिया हैज अ कल्चर। 1982 मॉरिटोरियम और कमर्शियल व्हेलिंग हुआ था, उससे इंडेंजर्ड स्पीसीज को हमने खत्म होने से रोका। इन 2018 जापान अगेन पुल्ड आउट ऑफ इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन और उसने कमर्शियल व्हेलिंग स्टार्ट कर दी। और उससे दिक्कत हुई। हमने सोचा था भाई पीटी में क्वेश्चन आएगा इंटरनेशनल लेकिन वेल इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन में कोई क्रिटिकलिटी नहीं है, इसलिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मैंने नीचे जो आपसे चर्चा की कि कैसे करके बर्ड्स एनिमल सब अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं, तो वो सोचने वाली बात है। अगर आप बात करें, मेनी पार्ट्स ऑफ अर्बन इंडिया हैव सीन रिकॉर्ड फ्लडिंग थ्रू द ईयर, सच इवेंट्स कॉज्ड इंडियन रिस्पोंडेंट्स टू स्टेट क्लाइमेट चेंज इफेक्ट देम डायरेक्टली, तो 54% आर सेइंग स्ट्रांगली एग्री, 20% आर सेइंग समवट एग्री, 4% आर सेइंग समवट डिसएग्री, 10% आर सेइंग स्ट्रांगली डिसएग्री एंड 12% आर हैविंग नो रिस्पॉन्स। तो आप सोचिए कि आप क्या करेंगे, आप अपने आप को किस एंगल तक मानते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैंने सोचा जो जो इन इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कह सकते हो आप इनडायरेक्टली, और इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी जो हमें पता होना चाहिए, एक्सेप्ट फ्रॉम द अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। नाउ कमिंग टू वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अभी हमने बात की थी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई जो है 30% ऑफ ग्लोबल डेथ्स जो होती हैं वो आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से होती हैं। और उस केस में जो आर्टिफिशियल दिल आर्टिफिशियल हार्ट की जो बात आई, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल असिस्ट डिवाइस, LVAD, ये एक लॉजिकल सॉल्यूशन है, लेकिन अफोर्डेबल अफोर्डेबल नहीं है वो। लेकिन इसीलिए उसको हम रियल सॉल्यूशन नहीं कह सकते, क्योंकि वो 1 करोड़ रुपया उसकी कीमत आएगी और $1 million इन अमेरिका आएगी। दैट इज वाई ओनली 29,000 रिच पेशेंट्स के अंदर ये इसको इम्प्लांट किया गया है ग्लोबली। और आप कह सकते हैं कि अ, इसमें रॉन्ग एक्सपीरियंसेस भी आ सकते हैं, बट देन स्टिल इट इज गोइंग ऑन। सो many Indian hospitals they are doing it, artificial heart which was only to be bridge to heart transplant थोड़े टाइम के लिए होता था, अब वो जो है डेस्टिनेशन थेरेपी बन रहा है। तो बिल्डिंग एन आर्टिफिशियल हार्ट इज अ प्रोजेक्ट जो देवी शेट्टी सर का कहना है कि आईआईटी कानपुर वो आर्टिफिशियल हार्ट के साथ तैयार हो जाएगा नेक्स्ट 2 इयर्स में। और आईआईटी कानपुर इज कॉन्सेप्चुलाइजिंग एंड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, इट इज हैविंग ए फैकल्टी ऑफ इंजीनियर्स एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। or they are having best of the knowledge also. Team will build artificial heart in India only, and they will be commercializing it also. तो other Indian startups क्या सीखें उससे, सॉफ्टवेयर के केस में, हार्डवेयर के केस में, and they must use high end skills, they must have initial capital, they must have donations. मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जो है बिल्डिंग हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होता है, इंगेजिंग मेडिकल स्पेशलिस्ट। आईआईटी कानपुर इज हैविंग ए हाई स्टेचर एंड नॉट फॉर प्रॉफिट स्टेचर, इसीलिए टॉप इंडियन हार्ट हॉस्पिटल्स और लीडिंग हार्ट स्पेशलिस्ट उसमें ज्वाइन कर गए। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सिमिलरली एम्स एंड अदर आइकनिक सेक्टर्स दे हैव आल्सो ज्वाइंड इट। सो more broadly, India can work on other areas also like this. India is a young country with 75 years. It is still difficult for us to dream very very big. हम अपनी कैपेबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम सिर्फ एक्सरे और ईसीजी मशीन बनाकर खुश हो जाते हैं, इसलिए हम पढ़ने में भी यही सोचते हैं भाई मेरा तो होगा नहीं। तो वो वाला आइडिया देवी शेट्टी सर का कहना है कि भाई इंडिजिनसली हार्ट जो है वो अगर आएगा इंडिया से बन के, तो वो जो है अमेजिंगली हमें कॉन्फिडेंस देगा, जैसा दे भी रहा है। वी आर नॉट बिल्डिंग वर्ल्ड्स चीपेस्ट आर्टिफिशियल हार्ट, बट वी आर बिल्डिंग वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस आर्टिफिशियल हार्ट विच विल बी अफोर्डेबल ऑल्सो। सो डिजिटल टेक्नोलॉजीज में ऑलरेडी इंडिया इज मूविंग अहेड। वर्टिकल हेल्थ केयर इक्विपमेंट जैसे अल्ट्रासाउंड, लेजर, MRI, डिफेंस रिसर्च उसको बढ़ा ही रहा है। तो दिस विल बी a गेम चेंजर। That is what I wanted to share with you. And this is just an example कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस टाइप के पॉजिटिव क्वेश्चंस आने की संभावना है, वो हमें देखना होगा। अब बात यह है कि आर्टिफिशियल हार्ट में यूपीएससी घुमा देगा आपको कि भाई उसमें ये होगा, उसमें खून होगा, उसमें 4 चैम्बर होंगे नहीं होंगे, क्या होगा, तो वो बेसिक पूछेगा। लेकिन अब आप गूगल करके देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल हार्ट जो है वो देखिए सामने दिखाया हुआ है कि वो कैसा होता है, क्या होता है। एक फोटोग्राफ इज देयर ऑन द स्क्रीन, बट देन एक बार आप गूगल करके भी देख लेंगे तो आई थिंक देयर इज नो हार्म इन टू इट। Moving to the next newspaper,
So we want to see that what is there in case of Business Standard. So Business Standard newspaper is talking about it. इंडिया इज सेइंग, इंडिया का टारगेट है अगले 10 सालों में स्टील आउटपुट को डबल कर देगा। आपको पता होना चाहिए इंडिया का जो है स्टील टारगेट अभी कितना है, इंडिया स्टील टारगेट नंबर कितना है। दैट इज व्हाट वी कैन सी इन दैट रिगार्ड। रेस्ट, if you want to see any meaningful article or PT fact, we will pick up that. No, we are not getting it, so we'll move to the next newspaper. एक पॉइंट ही इंपॉर्टेंट था इसमें। Now the question arises, let's move forward here with the business line and see. EKI आपको पता होना चाहिए, आपको IMFA जैसे छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं। EKI इज बिजनेस लीडर इन फर्नीचर। कौन सी कंट्री का है ये भी अगर पता हो तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। Let's move forward with more ideas. Will price cap for power work, एक क्वेश्चन उठता है। विल, दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। एयर पोल्यूशन PM10 और PM2.5 सिर्फ नहीं है, लेकिन पावर कैप क्या सिर्फ वर्क करेगा पावर के लिए, मतलब वो क्या पावर के लिए प्राइस कैप, ये बस वर्ड आ रहा है कि भाई प्राइस को आप कैप कर दो। तो CERC, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की रेगुलेटर है, उसने एक पेपर दिया कि भाई यूनिफॉर्म प्राइसेस होने चाहिए वर्सेस पे एज बिड के तरीका नहीं होना चाहिए। और पहले भी बात हो चुकी है कि भाई इस तरीके से होना चाहिए। पॉइंट ये है कि रियल मार्केट या फिर किस तरीके से आप जज करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इरेटिक सप्लाई हमारे यहाँ जो फ्यूल फीड स्टॉक कोल की है वो कंट्रोल में रहनी चाहिए। अभी भी थोड़ी टाइम पहले हमने बात की थी, कोल की सप्लाई कम हो गई थी, वाटर लेवल डाउन हो गए थे, सप्लाई कुड नॉट कीप विद द राइज इन डिमांड, तो उससे पावर जो है पीक पे पहुंच गई। और जो है नी जर्क रिएक्शन बोला गया कि ऐसा हो। तो पावर अगर हम प्राइस कैप कर देंगे तो विल इट बी हेल्पिंग अस, ये क्वेश्चन है। कोल गैस रिन्यूएबल्स का तो एक्सपर्ट से इट मे वर्क इफ ड्यू डिलिजेंट अगर किया जाएगा। यूनिफॉर्म प्राइस कॉन्सेप्ट इज एट एन अर्ली स्टेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा व्हाट आर द कॉजेज फॉर स्पाइक इन प्राइसेस, क्या वो स्पेकुलेटिव है, क्या वो फ्यूल सप्लाई के कारण है, क्या वो डिमांड ड्रिवन है। एंड देन सेकेंडली, मार्केट शुड नॉट बी डिस्टॉर्टेड। पावर कैन बी प्रोड्यूस्ड एट जीरो कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और हाई कॉस्ट। तो यूनिफॉर्म प्राइस स्ट्रेटजी उस एंगल से होनी चाहिए। सेकेंडली, यूनिफॉर्म प्राइसेस के हिसाब से सेलर और बायर दोनों को इक्वली कंफर्टेबल होना चाहिए, करेक्ट अप्रोच होनी चाहिए, कोई रॉन्ग सिग्नल मार्केट को नहीं जाना चाहिए। उसके बाद जब डिमांड सर्ज होती है, सप्लाई शॉर्टेज होगी, तो डिमांड सर्ज भी मल्टीपल फैक्टर से होगी, राइज इन टेम्परेचर होगा। तो आप देखना पड़ेगा कि आपकी हाइक क्या हो रही है, स्पेकुलेटिव है, फ्यूल सप्लाई है, डिमांड, जैसा मैंने आपसे बोला वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। देन कमीशन विल हैव द रोल टू डायरेक्ट द पावर एक्सचेंजेस टू रीडिजाइन, अपने आप को रीडिजाइन करें, सॉफ्टवेयर ऐसा बनाएं बिड सबमिट हो सके, जो अभी की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम्स जो है वो प्रो रेटेड बेसिस के ऊपर आपको दी जाएंगी बायर्स को, एक एक उन्होंने कुछ कोट किया उसके हिसाब से हो गया। तो एप्रीहेंशंस हैं कि ऐसी प्रो रेटिंग जो है वो डिस्टॉर्टेड व्यू को क्रिएट कर देती हैं, एक्चुअल डिमांड को शो नहीं करती। तो इसलिए कमीशन का मानना है कि यूनिफॉर्म प्राइसेस होने चाहिए सारे सेगमेंट में, कोई जो है शिफ्ट ना हो पाए सप्लाई वॉल्यूम का एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में, क्योंकि डिफरेंशियल सीलिंग प्राइस है अभी तो एक डिफरेंट मार्केट का डिफरेंट डिफरेंट तरीके से है, उसमें जो है एफिशिएंसी बेस्ट तरीके से निकल कर नहीं आती है। तो इसीलिए कमीशन इज डायरेक्टेड द पावर एक्सचेंजेस कि भाई आप सीलिंग प्राइस को रिवाइज कर दो, जैसे 12 रुपए किलोवाट आवर असेसमेंट उन्होंने की डिमांड और सप्लाई की पावर सेक्टर में। उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि हाई डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की कंटिन्यू रहेगी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी रहेगी, एग्रीकल्चर लोड भी रहेगा, हाउस होल्ड भी रहेगा, और पीक डिमांड भी मॉर्निंग इवनिंग में रहेगी रहेगी। दैट इज वाई उन्होंने कैप कर दिया उसको 12 रुपए पर किलोवाट आवर सारे सेगमेंट के ऊपर।
और ये जो है दिसंबर 2020 तक चालू रहेगा। तो दिस कैन नॉट हैपन ब्लाइंडली, इस पे डिबेट होना चाहिए, इस पे डिस्कशन होना चाहिए। तो आप भी सोचिए कि अगर आपसे कोई पूछता है मेंस के क्वेश्चन में, कल को आता है कोई बिल के साथ, अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्या आप 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख पाएंगे? बस यही मेरा इसके पीछे बताने के पीछे मेरा इंटेंशन था। सेकेंडली, अगर हम बात करें PM 2.5 या PM 10 की, तो PM 10 जो है वो पार्टिकुलेट मैटर जो 10 माइक्रोन से छोटे होते हैं, 2.5 जो 2.5 माइक्रोन से छोटे होते हैं, 25 to 100 टाइम्स थिनर देन ह्यूमन एयर, ये हम कह सकते हैं। CPCB ने बोला है मॉनिटर करना चाहिए दिल्ली और अल्सवेयर में। पॉल्यूटेंट्स हार्मफुल होते हैं जिसकी हम बात नहीं करते, जैसे नैनो पार्टिकल्स, नेचुरल एंड मैनमेड सॉइल इरोशन, डस्ट स्टॉर्म्स, अनप्रोसेस्ड फ्यूल, इंडस्ट्रियल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस, इन पे हमने स्टडी भी नहीं की है और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। केमिकली रिएक्टिव नेचर नैनो पार्टिकल्स का बहुत खतरनाक है, वो ऑलरेडी पीटी में क्वेश्चन आ भी चुका है इसके ऊपर। और कॉमन रूट जो होता है वो आता है सांस, यू इनहेल इट थ्रू, इंजेक्शन कर लेते हैं आप, और आपके डर्मल कांटेक्ट यानी आपकी स्किन के साथ भी कांटेक्ट करके होता है। नैनो पार्टिकल जो है वो आपकी बॉडी के वेस्कुलर साइट्स में ब्लड वेसल्स को क्लॉट कर सकते हैं, हार्ट अटैक लेके आ सकते हैं, स्ट्रोक लेके आ सकते हैं, और एक ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर भी अपने आप में बहुत खतरनाक है। तो इसीलिए हमें जो है पोल्यूशन मास्क पहनना चाहिए PM 10 और PM 2.5 पर्टिकुलेट मैटर के लिए। और नैनो पार्टिकल्स के केस के अंदर जो है कोई मैकेनिज्म उस तरीके से नहीं है। हमें और ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, गवर्नमेंट को अवेयरनेस करना चाहिए, और क्वांटिफाइबल स्टैटिस्टिक्स हमें देने चाहिए, रादर देन जस्ट टॉकिंग इट जनरली। तो एक यानी हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट आया 2.5 और उसके आगे भी, इसीलिए मैंने ये आपसे डिस्कस किया। अब जैसे देखिए, अर्ली वीट सोइंग में अवर्ट हीट वेव, अब ऐसे मुद्दे भी, ऐसी बातें भी होने लगी हैं। अर्ली वीट सोइंग में अवर्ट हीट वेव, तो अर्ली सोइंग ऑपरेशंस की बात होने लगी है। तो ये ऐसे करके क्वेश्चंस की जो आइडिया है वो भी चेंज होता जाएगा, बेसिक वही रहेगा, एनसीईआरटी से लिंक रहेगा, चाहे वो फिर क्लास 6 से 12th की है, चाहे ओल्ड है चाहे न्यू है, दोनों हमें अच्छे से करनी है, तब आप इन चीजों को लिंक कर पाएंगे। कितना चावल उगता है, कितना गेहूं उगता है, कितना मेट्रिक टन उगता है, ये आपको बिल्कुल, आपको मैप देखकर, सारी चीजें देखकर आपको करना पड़ेगा। Coming to the next, some elements. For example, we were talking about one यूनिफॉर्म, वन नेशन वन यूनिफॉर्म, देन व्हाट स्टेट आर आस्किंग। अब देखिए यहाँ पर हमें आंसर भी मिलता है। स्टेट्स कह रहे हैं कि CAPF का डिप्लॉयमेंट जो होता है उसके अंदर हमें जो है फी वेवर चाहिए, और साथ में हमें जो है सपोर्ट करिए टैकल करने के लिए साइबर क्राइम्स। सो दैट मीन्स दे वांट कि बोथ स्किल्ड सपोर्ट एंड ऑल्सो फाइनेंशियल सपोर्ट। दैट इज हाउ इट इज। फॉर एग्जाम्पल, हिम पहाड़ी स्कीम इन द मार्जिनल डिस्ट्रिक्ट्स अंडर हिम पहाड़ी योजना, जहां पर 10,000 रिटायर्ड सोल्जर्स, पैरामिलिट्री एंड यूथ जो है बॉर्डर को गार्ड करते हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में। दैट इज इन केस ऑफ उत्तराखंड। उड़ीसा इज ऑल्सो सेइंग डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनको डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर चाहिए लेफ्ट विंग के लिए। राजस्थान इज सेइंग कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को और हमें सपोर्ट चाहिए। झारखंड, साइबर क्राइम इज स्प्रेडिंग इज टेंटिकल, हमें वो चाहिए। महाराष्ट्र, डेडिकेटेड साइबर इंटेलिजेंस यूनिट हमें चाहिए। तो ये देखिए 5 एग्जांपल मैंने आपको यहाँ दे दिए और हमारा आंसर भी निकल के आ गया। इंक्लूडिंग आपको सोचना है कि जम्मू कश्मीर क्या मांग सकता है, आपको सोचता है नॉर्थ ईस्ट क्या मांग सकता है, खुद आप सोचिए ऐसा और उसको लिख दीजिए। यू डिस्कस विद मी, देन डेफिनेटली विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि आप सही लिख रहे हो कि गलत लिख रहे हो। सिर्फ पढ़ पढ़ के, रट रट के हम कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। वन आर्टिकल दैट साइंस मस्ट शेप पॉलिसी, उस पर भी हम पहले वैसे चर्चा करते रहते हैं। वी विल नॉट बी, वी आर नॉट आस्किंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू कि भाई जो अगर फैक्चुअल पॉइंट नहीं है तो जीईएसी के कॉन्टेक्स्ट में है ये, हम ऑलरेडी जीईएसी का बात कर चुके हैं।
तो साइंस है, साइंटिफिक है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मैं आपको इसका पिछले 3 लेक्चर्स में आपको डिटेल दे चुका हूँ। तो ये उसी चीज को आगे प्रमोट कर रहा है। देयर आर नो मेजर डिविएशंस इन द बिहेवियर ऑफ हनी बी, जैसा हमने पहले ही बात की थी। टेक्नोलॉजी टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस आर्टिकल पे हम ऑलरेडी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। सो दिस इज जस्ट टू मेक यू कि दैट यू मस्ट रिवाइज, यू मस्ट टेक द की पॉइंट्स, दैट इज व्हाई आई हैव आस्क्ड यू फॉर दैट आर्टिकल। अब मीट फ्री कुजीन की बात होती है, तो आप देखिएगा मीट फ्री कुजीन में आप क्या कर सकते हैं, और कैसे आप उसको देख सकते हैं, क्या होता है उसके अंदर। जस्ट लाइक दैट यू कैन जस्ट गूगल। Okay, so this is what one more element in case of mint, if we can see, then I will definitely discuss with you for a moment. Yes, it is there. So the last point of the lecture I am discussing with you, where government बात कर रही है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को जो ओरिजिनली 5 साल के लिए होती है, उससे कम टारगेट के लिए भी सरकार शुरू कर सकती है। क्विक इंटरवेंशन की बात कर रही है, चेंजेस लाने की बात कर रही है, क्योंकि ग्लोबल वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कि 2020 टू 2027 की जो है वो जो 30 सितंबर को होने वाली थी उसको डेफर कर दिया गया है। 460 बिलियन आप कह रहे हैं कि भाई हमारा जो है इस साल का टारगेट हो सकता है 9% हाइयर होगा लास्ट टाइम से, लेकिन सितंबर में स्लो डाउन स्टार्ट हो गया है। 5 ईयर ट्रेड पॉलिसी का रिलेवेंस खत्म हो रहा है, गवर्नमेंट जो है अभी ट्वीक कर सकती है और वो छोटे छोटे टाइम के लिए 2025 तक के लिए पॉलिसी कर सकती है, नॉट नेसेसरली फॉर 5 ईयर। अर्लियर एक्सपोर्ट को भी खुद 5 ईयर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लॉन्च का वेट करना पड़ता था, ड्यूटी रिमिशन स्कीम है या कोई और बात होती थी, लेकिन नाउ इट इज नॉट द केस। गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाइंट स्कीम, ये वर्ड आपके पीटी मतलब मेंस के उसमें आने चाहिए, या फिर आपका जो है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज इंपोर्टेंट प्रोडक्ट्स, रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंटर लेवीज एंड स्कीम्स, ये सब वर्ड्स भी आपको पता होने चाहिए। ये सारे वर्ड्स जो है पीटी में आ जाते हैं, पूछ लेते हैं कि किस किस स्कीम से, किस किस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। तो एससीओ, स्कॉमेट जो मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलूं, तो स्कॉमेट जो हमारे सामने लिखा हुआ है, ट्रेड पॉलिसी जो अनाउंस होने वाली थी, वो जो है ई कॉमर्स, डिस्ट्रिक्ट एज हब, एक्सपोर्ट्स ऑफ हब्स, डुअल यूज आइटम्स जो है, उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल मिलिट्री यूज के जो थे वो सारी चीजों पे बात थी, जो डुअल यूज आइटम्स की बात थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि 5 ईयर ट्रेड पॉलिसी की बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको किया जाएगा, उसको ट्विक किया जाएगा, जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से दिया जाएगा। डब्ल्यूटीओ का कहना है कि वर्ल्ड ट्रेड ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन टू 1% इन 2023, देन 3.5% इन 2022। तो इसीलिए फैसिलिटेटिंग टर्म जो है शॉर्ट टर्म पॉलिसीज का है, प्रोएक्टिव अप्रोच है, और इसी से हमारा फायदा हो सकता है। इसीलिए हम क्रूशियल एंगल से काम कर रहे हैं, rather than just going about whatever is there. So these were some of the important points which we are supposed to discuss in this lecture today. I hope we have a comprehensive overview and looking forward to your points. Do like, share, and subscribe, and keep on working very smart and hard. Do get back with your queries. Thank you very much. Wishing you all the best for success.